अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? रेडियो दक्षा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ माह दरक्षा बाई फातिमा लगारी का एपिसोड नंबर 26 लेकर। अब चलते हैं एपिसोड की जानिब। अमर शाम को अपना सामान ले आया था। बेगम शहरियार उसे देखकर अंगारे चबा रही थी, मगर वो वहाँ खड़े उनके दोनों बेटे समेत उन्हें जहन्नुम में झोंकता अपने कमरे में चला गया था। कमरा सेट करने के बाद थककर तकिए पर सर रखते ही उसे अंदाजा हुआ कि थकावट जितनी भी हो, नींद अब आंखों से कोसों दूर रहती थी। एक और तवील रात जाग कर काटना थी। उसने अपना मोबाइल निकाला। अदीना उसे वक्त पर खाना खाने की तलकीद कर रही थी। गुल खान उसे एहतशाम के अस्पताल से डिस्चार्ज होने की खबर सुना रहा था, और शेरदिल ने उसे अलमीरा की तस्वीर भेजी हुई थी। लॉन में झूले पर बैठी अलमीरा, वो आहिस्ता आहिस्ता सेहतयाब हो रही थी। चेहरे पर पहली वाली रौनक नहीं थी, मगर बदहाली भी नहीं थी। वो कई पल, कई मिनट और फिर सारी रात बस उन तस्वीर को देखता रहा था। अलमीरा के वेवी बाल, निचले लब किनारे, स्याह दिल, फीकी सी मुस्कुराहट, बेरौनक आंखें। वो ठीक हो जाएगी, उसने खुद को तसल्ली दी। वो जल्द ही इतना काबिल हो जाएगा कि अपना और उसका दिफा कर सके। घर में सबसे ज्यादा तंग वो बेगम शहरियार की हरकतों से था। वो जिस हद तक गिर सकती थी, गिर रही थी। उसके कपड़े जला देना, चीजें फेंक देना, रात को देर से आने की सूरत में फ्रिज लॉक मिलना। वो कई दिन तो उनकी हरकतें बर्दाश्त करता रहा। फिर उसने अपना कमरा लॉक रखना शुरू कर दिया। जिस दिन उन्होंने उसके खाने में जहर डाला, उस दिन के बाद उस घर का खाना भी वो खुद पर हराम कर चुका था। यूनिवर्सिटी के बाद चंद एक ट्यूशन पढ़ाकर इतना हो जाता था कि 3 वक्त का खाना खा सके। आगाजान मुंह मोड़ चुके थे। बाप का पैसा वो खुद पर हराम करना चाहता था, या शायद बाप खुद ही कर चुका था। तभी कभी पूछने की कोशिश नहीं की कि उसे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। वो जवान था, यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, बहुत सी ज़रूरियात थी, मगर शहरियार ने कभी उन ज़रूरियात को पूरा करने की तकलीफ नहीं की। वो ज़हीन था, काबिल था, सबसे बढ़कर ज़माने से लड़ना चाहता था। तभी जो मुमकिन था कर रहा था। उसे इस दुनिया में अपनी जगह खुद बनानी थी, अच्छी और मजबूत जगह। शाम को मेरे कुछ मेहमान आ रहे हैं। अव्वल तो घर आने की तकलीफ मत करना। दूसरा, अगर रहा ना जाए तो अपने कमरे में बंद रहना। बसूरते दीगर तुम्हारा सामान बाहर फेंकने में देर नहीं लगाऊंगी। बेगम शहरियार उसे खबरदार करके गई थी। अमर अच्छे और फरमाबरदार, लेकिन सौतेले बेटे की तरह ऐन वक्त पर उनके मेहमानों के सामने टांग पर टांग चढ़ाए बैठा था। मुझे नहीं मालूम था जैन से बड़ा भी कोई बेटा है शहरियार का। मारूफ जज जमान अख्तर उसके लबो लहजे, अंदाज और वकार से मुतासिर हुए थे। वो उसे उसकी पढ़ाई और दीगर चीज़ों के मुतालिक कुरेद रहे थे। अमर उन्हें सब सच सच बताता गया। मिस्टर और मिसिस शहरियार अपने 2 बेटे समेत पेश मंजर में चले गए थे। पेश मंजर में जमान अख्तर उसे एक ट्यूशन की ऑफर कर रहे थे। मेरी बेटी कॉलेज में है अमर, मैं उसे काबिल बनाना चाहता हूँ, मगर उसका दिल नहीं लगता पढ़ाई में। मुझसे जितना हो सका मैं करूँगा, बशर्ते कि वो मेरा वक्त और मेहनत दोनों ज़ाया न होने दे। जमान अख्तर उसके लिए ताकत की मंजिल तक जाने वाली सीढ़ी का एक जीना साबित हो सकता था। ये बात वो भी जानता था, और मुसलसल बेचैनी से पहलू बदलते शहरियार भी। उससे वहाँ से उठकर आए अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि उसके कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर आती हुई जरताज आग के शोले की तरह उसकी तरफ बढ़ी थी। तुम्हें समझ नहीं आती मेरी बात? अपनी मनहूस शक्ल लेकर उधर मरना जरूरी था? वो चीखी। मेरे कमरे से तशरीफ ले जाएं। सख्त लहजे में कहकर वो पलटने लगा। जब जरताज का हाथ उठा, अमर ने सेकंड के 1000वें हिस्से में उनका हाथ चेहरे पर पड़ने से पहले रोक लिया था। आइंदा मुझ पर हाथ उठाया तो रोकूंगा नहीं, तोड़ दूंगा। वो उनका हाथ झटक चुका था। बहुत ज्यादती कर रहे हो अमर अपने साथ। ये रात इस घर में तुम्हारी आखिरी रात भी हो सकती है। बाबा ने मुझे घर लाने से पहले आपसे पूछना तक गवारा नहीं किया, और आप मुझे धमका रही हैं कि वो आपके कहने पर मुझे बेघर करेंगे। अमर ने उन्हें वो आईना दिखाया जिसमें वो इतने दिन देखने से कतरा रही थी। उसने एक कड़ी निगाह उन पर डाली, फिर कमरे का दरवाजा खोल दिया। इशारा था कि अब वो जा सकती हैं। हो तुम उसी बदकिरदार माँ के बेटे। जाते हुए वो उसे माँ के नाम का तमाचा मारना नहीं भूली थी। अमर ने दहाड़ की आवाज के साथ दरवाजा बंद किया था। ये बुज़दिल लोग, गंदे और कमीने लोग, जो जब उससे हारने लगते थे तो उसकी माँ पर थूकना नहीं भूलते थे। अमर का बस नहीं चलता था वो सरताज को 6 फुट नीचे गाड़ दे। जिंदगी इसी डगर पर चल पड़ी। अमर सुबह जल्दी यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाया करता था, शाम तक अपनी पढ़ाई में मसरूफ रहता, फिर यूनिवर्सिटी की फैकल्टी के बच्चों को ट्यूशन देता। रात को 8 से 10 बजे तक वो जमान अख्तर के घर उनकी बेटी लिली को पढ़ाया करता था। लिली उसकी सोच से ज़्यादा निकम्मी और नालायक थी। उन 2 घंटों में वो ज़्यादातर मोबाइल में लगी रहती।
10 बजे वो समान अख्तर के घर से पैदल निकल जाता था। आधे घंटे की मुसाफत तय करते हुए रास्ते में अपने लिए खाने का बंदोबस्त कर लेता था। उसकी भूख मर रही थी, नींद बहुत कम आती थी, फिर भी वक्त जैसे तैसे गुजर रहा था। वो जैसे तैसे गुजार लेता। अगर अगर उस दिन अदीना की कॉल ना आती। वो रो रही थी, डरी हुई थी। एहतशाम अलमीरा को ले गया है अमर। अमर, वो उसे मार देगा। उससे मजीद कुछ नहीं सुना गया। शहरियार की गाड़ी लेकर वो उसी वक्त उसी लम्हे नमली मीरा के लिए रवाना हो गया। 1.5-2 घंटों का रास्ता कयामत जितना तवील हो गया था। पहाड़ी रास्तों में रेस ड्राइविंग का मतलब सरासर खुदकुशी थी। शेरदिल ने कॉल उठाई नहीं और आगा जान ने कॉल काट दी। उसने गुल खान से राब्ता किया। मेरा कहाँ है गुल खान? स्टीयरिंग व्हील पर उसकी गिरफ्त सख्त होती गई। आप यहाँ आए तो आपके सीने में उतरती गोलियों को कोई नहीं रोक पाएगा। मैंने जो पूछा है उसका जवाब दो, अमर चिल्लाया। एहतशाम की बंदूक की जद में दूर से नमली मीरा के पहाड़ झलकने लगे। उसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी थी। आंखें सुर्ख होने लगी थी, परेशानी की रगें उभर रही थी। आप यहाँ नहीं आएंगे अमर खान। गुल खान ने उसकी खामोशी महसूस करते उसे तंबी की। अमर ने कॉल काट दी। गाड़ी नमली मीरा के सरहद में दाखिल हो रही थी। यहाँ से जाते हुए नमली मीरा के पहाड़, बहती आबशारें और वो पुल उसे इतना वहशत ज़दा नहीं लगा जितना अब लग रहा था। वो इस बार देर नहीं करना चाहता था। गांव में दाखिल होते ही उसे लोगों का हजूम नजर आया। गाड़ी से उतरते ही उसने खुद को कई बंदूकों की जद में पाया। हमारे साथ चलें अमर खान। वो उनके साथ जाने के लिए आया था। 6 माह बाद उसने आगा जान को देखा था। 6 माह बाद शेरदिल ने अमर खान की झलक देखी थी, और ऐसे कि वो चारों अतराफ से बंदूकों की जद में था। आगा जान की निगाहों में शिकायत थी। शेरदिल रोने के करीब था। आओ अमर, तुम्हारा ही इंतजार था। चारपाई पर बैठा मलिक रिजवान उसे देखकर शैतानी अंदाज में मुस्कुराया था। तुम्हारे आगा जान का कहना है मेरे पोते ने उनकी पोती को अगवा कर लिया है। अब खुद बताओ अमर, मुझे इस हद तक गिरना होता तो उसी दिन गिर जाता जब तुमने एहतशाम की टांग में गोली उतारी थी। एहतशाम से कहें मेरे घर वालों को बीच में ना लाए। मर्द है तो मर्दों की तरह मैदान में आए। तुम तो खफा हो रहे हो अमर, बैठकर बात करते हैं ना। वो उसके जुर्रात पर महसूस हुआ। बैठकर बात करनी होती तो इस वक्त मैं बंदूकों की जद में ना होता। नाराज मत हो, ये तो बस मेहमान नवाजी के लिए है, हंसकर कहता वो आगा जान की तरफ मतवज्जा हुआ। बेबस और लाचार आगा जान। बताएं खान साहब, अपने पोते का बहाया गया खून किस तरह साफ करना चाहेंगे? सब जानते थे वो किस तरह ये खून साफ करना चाहता था। अमर का बहाया गया खून अमर के खून से ही साफ होना था। जिरगा बैठाओ मलिक रिजवान, जिरगे ने जो फैसला किया हमें मंजूर होगा। जिरगे में अमर और अलमीरा दोनों महफूज रहेंगे। आपकी पोती गायब है सरदार साहब, शराइत मैं तय करूंगा। आगा जान क्लस कर रह गए। बुलाए एहतशाम को, अमर ने कहा तो शेरदिल तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। आगा जान काम गए थे। खान, हम इन्हें ढूंढ लेंगे, वो कमीना मार देगा आपको। शेरदिल ने उसे झिंझोड़ा। अमर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस मलिक रिजवान की आंखों में आंखें डाले खड़ा था। इस बार वो अलमीरा पर कुत्तों को हमलावर नहीं होने देगा। इस मर्तबा देर नहीं होगी। एहतशाम को तकलीफ देने की जरूरत नहीं। तुम अपने बिल से बाहर आए हो, एजाज बख्शा है हमें, तुम्हें मजीद इंतजार नहीं करवाएंगे। मलिक रिजवान अपनी चारपाई से उतरा, अपने खादी में खास से बंदूक लेकर। इसके बाद अगर तुम्हारा कोई आदमी हमारे इलाके में पाया गया तो खुदा की कसम मैं उसकी लाश भी सलामत नहीं छोड़ूंगा। शेरदिल बिफरे मगर बेबस शेर की तरह दहाड़ा था। आगा जान ने गुल खान के कंधे का सहारा लिया। उसी असना में अमर ने दूर से अलमीरा को आते देखा। खुले बालों के साथ भागती, आंसू बहाती अलमीरा। अमर ने उसे रोकना चाहा, उसके लब हिले, मगर फायर की तेज आवाज के साथ ही उसकी आवाज अंदर ही घुट गई। उसे लगा गर्म लोहा उसके पेट को चीरते हुए जिस्म में उतरा था। अलमीरा की चीख उसकी समाज से टकराई। शेरदिल अलमीरा की तरफ भागा। आगा जान ने गिरते हुए अमर को संभाला था। खाना। बंद होती आंखों के साथ उसने अलमीरा की आवाज सुनी थी। आगा जान उसके पेट पर हाथ रखकर भल भल बहते हुए खून को रोकने की कोशिश कर रहे थे। गुल खान ड्राइवर को बुला रहा था। उसका सर कच्चे फर्श से टकराया, सियाह बाल माथे पर बिखरे थे। वो तकलीफ में था नहीं। शेरदिल की गिरफ्त से निकलकर उसकी तरफ भागती अलमीरा को देखकर बेतहाशा सुकून उसके चेहरे पर उतरा था। उसने देर नहीं की थी। इस मर्तबा उसने अलमीरा का दिफा किया था। अलमीरा उस पर झुकी, उसे झिंझोड़ते हुए रो रही थी। अमर ने आंखें मूंद ली। खाना, आंखें खोले, खाना प्लीज, खाना उठे। मुकम्मल तौर पर होशो हवास खोने से पहले ये वो आखिरी अल्फाज थे जो उसने सुने थे।
अलमीरा के आंसू अपने गालों पर महसूस हुए और फिर वो हर सो खामोशी छा गई। गहरा सकूत पानी की तरह बहते खून में लथपथ अमर को झंझोड़ती अलमीरा बेजान होकर अमर के बराबर में गिर गई। अमर को गाड़ी में करीबी अस्पताल ले जाया गया। मलिक रिजवान अंदर जा चुका था। उसके खादिम इधर उधर हो गए। सियाह होती आसमान तले कच्चे फर्श पर खड़ा एहतशाम आंखों में अंगारे लिए अपने कदमों में गिरे हुए सुर्ख खून को देखता था। ये कहानी यहीं खत्म मत समझना अमर खान। तुम्हारी चिड़िया के पर तोड़ने की कसम उठाई है। आज उसकी खातिर अपने खून में डूबे हो, कल जान भी दोगे। वह बड़बड़ाया था। 6 माह उसकी खामोशी का सबब सिर्फ मलिक रिजवान की गैर मौजूदगी थी। जैसे ही वो लंदन से आए, अमर से इंतकाम का रास्ता खुल गया। अमर की कमजोरी उसके हाथ लग गई थी। यहाँ से उनकी दुश्मनी सख्त सूरत इख्तियार कर गई। मलिकों और खानों के दरमियान किसी भी वक्त जंग छिड़ने का खतरा हमेशा के लिए लाहक हो गया था। गोली ने इतना नुकसान नहीं किया था कि जान खतरे में पड़ जाती। अमर एक रात बेहोशी की हालत में रहा। अगले दिन सुबह में वो अपने सर पर खड़े मुसलसल रोते शेरदिल की सिसकियां सुन रहा था। मैंने कहा था हम उन्हें ढूंढ लेंगे, वो आपकी जान भी ले सकता था। अमर चित लेटा चुपचाप उसकी आंखों से गिरते आंसू को देखता रहा। उस एहतशाम को जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं खान, खुदा की कसम। मेरा कहाँ है शेरदिल? बात काटे जाने पर शेरदिल ने ठहर कर उसे देखा। क्या वो उसकी बातें नहीं सुन रहा था? क्या वो ये इतने आंसू बिला वजह ही बहा रहा था? आपसे ज्यादा खराब हालत तो उनकी है, कल रात से बुखार में तड़प रही हैं। शेरदिल की इत्तला पर उसके माथे पर बल पड़े। डॉक्टर को दिखाया? वो बीमार है तो तुम इधर क्या कर रहे हो? आका जान किधर है? और अदीना? तुम लोगों से एक मेरा का ख्याल नहीं रखा जाता? वो एक के बाद एक सवाल करता उसे झाड़ पिलाता उठने की कोशिश करने लगा। पेट में उठती दर्द के टीसों की वजह से उठ नहीं पाया, करहा कर वापस लेट गया। ये जो इतने दिन आप नहीं थे तो हमने ही अलमीरा का ख्याल रखा था। हालत देखें अपनी। आपको इस हालत में देखकर तो मुझे भी बुखार चढ़ जाए। वो तो फिर अलमीरा है। वो चिढ़ गया। बात हो सकती है उससे? पुरउम्मीद निगाहें शेरदिल पर टिकी। शेरदिल ने खफगी से उसे देखा। शेरदिल उसका बचपन का साथी था। कभी उससे बात करने के लिए तो अमर ने यूं इल्तिजा नहीं की थी। अभी थोड़ी देर पहले आगाजान की कॉल आई थी, सो रही थी वो। उठ जाएगी तो करवा दूंगा बात। अमर ने सर को जरा सी जंबिस दी, फिर आंखें मूंद कर सोने की कोशिश करने लगा। लब भीजते हुए पेट में उठती हुई दर्द के टीसों को बर्दाश्त करता रहा। पेशानी की उभरती रगें शेरदिल की निगाहों से पोशीदा नहीं थी। वह तकलीफ में था, हमेशा होता था, बस जाहिर नहीं करता था। उसके इस तरह हमेशा मजबूत और बहादुर बनने से शेरदिल को चिड़सी होने लगी थी। इंसान को तकलीफ हो तो करा लेना चाहिए। रोना आए तो 2-4 आंसू बहाने में कोई कबाहत नहीं। कोई बात बुरी लगे तो गुस्सा कर लेना चाहिए। कोई अच्छा लगे तो अल्फाज का इस्तेमाल करके उसे बता देना चाहिए। लेकिन अमर ने शुरू से ही दिल की बात दिल में रखना सीखा था। वो आंसू पी लेता था, खुद को मजबूत साबित करने के लिए हर हद तक जाता था। अभी भी यही कर रहा था। वह शेरदिल को बहुत बुरा लगा था, बहुत ज्यादा। आपको तकलीफ हो रही है खान? ठीक हूँ मैं, आंखें मूंदे जवाब आया। इतने दिन कैसे गुजरे? एक बार भी आका जान से बात करने का दिल नहीं चाहा? याद नहीं आई आपको हमारी? वक्त ही नहीं मिला। खाना वक्त पर खाते थे? नींद आती थी आपको? मैं नहीं सो पाता था खान, मेरी भूख मर गई थी। मुझे मरने का कोई शौक नहीं है शेरदिल। क्या अब भी आप ख्वाब में डरते हैं? नहीं। आप कभी सच नहीं बोलेंगे? आप कभी मुझे दोस्त नहीं मानेंगे? वो खफगी से कहता पलट गया। दरवाजा बंद होने की आवाज पर अमर ने धीरे से आंख खोली। खाली खाली नजरों से सफेद छत को देखने लगा। वो तकलीफ में था पिछले 6 माह से, या इससे भी पहले से। बाबा उसे शदीद जहनी दबाव का शिकार रखते थे। उसे आका जान याद आते थे, और अदीना, शेरदिल की बातें भी। भूख मर चुकी थी और नींद रूठ गई थी। वो अब ख्वाब में नहीं हकीकत में डर जाता था। वो भी शेरदिल की तरह रोना चाहता था। जब बाबा जैन और हाशिर के लाड उठाते थे तो उसे मुजाहिद खान याद आते थे, इतने ज़्यादा कि वो एड़ियाँ रगड़ना चाहता था। जब तक मुजाहिद खान उसके सामने न आ जाते, उसे गले से न लगा लेते। उसे अपनी माँ याद आती थी, लेकिन उसने सीखा ही नहीं था अपनी तकलीफ का इजहार करना। वो तो अपनी माँ के आंसू पोंछता था, आगा जान को तसल्ली देता था, उनका सहारा था। खुद कैसे कमज़ोर पड़ता, कैसे बिखरता। उसे मीरा अभी भी याद आती थी, बड़ी शिद्दत से याद आती थी। वो शेरदिल को कैसे बताएं कि जिस वक्त वो पेट पर हाथ रखे कच्चे फर्श पर गिरा था, जब अलमीरा ने उसे पुकारा था, तब उसे खुद पर रश्क आया था। उसका मान दुरुस्त था कि उसकी 8 सालों की मेहनत एक गुनाह की वजह से जहन्नुम में नहीं झोंकी जा सकती। मीरा को अमर याद था,
वो अमर को नहीं भूल सकती थी। अमर ये सरशारी, ये फख्र, ये गुरूर अल्फाज में कैसे बयान करता, वो कर ही नहीं सकता था। शेरदिल समझ ही नहीं सकता था। गहरी सांस लेकर वो एक बार फिर आंखें मूंद चुका था। शाम में अदीना उससे मिलने आई थी। उसका हाथ था, मैं बार बार उसका माथा चूम रही थी। अमर मबहम सा मुस्कुराता उनकी आबदीदा आंखों को देखे गया। कैसी हैं आप? तुम्हें तकलीफ में देखकर कैसी हो सकती हूँ? आखिर कौन सी किस्मत लिखवा कर आए हो अमर? तुम्हारी तकलीफें खत्म क्यों नहीं होती? किस्मत तो बहुत अच्छी है मेरी, जितना रश करूँ कम है। इशारा अदीना की तरफ था। वह उसका हाथ चूमकर आंखों से लगा गई। इतना तो हुआ नहीं तुमसे कि 6 माह में एक कॉल कर लेते, वरना मेरे 100 पैगामों का एक लफ्ज़ी जवाब तो देते। मुझसे क्यों खफा हो अमर? आपसे कैसे रूठ सकता हूँ अदीना? हर जवाब मबहूम था। अमर उनसे भी बहुत कुछ छुपाने लगा था। कैसे हो? वहाँ ख्याल रखते हैं तुम्हारा? तुम्हारे बाप का सलूक कैसा है? आगा जान अब भी खफा है मुझसे? बात मत बदलो। मिलने नहीं आएंगे वो? अलमीरा के साथ हैं, उसका बुखार उतरे तो वो आगे पीछे देखें। अदीना ने हार मान ली। मलिक रिजवान ने उसकी आंखों के सामने मुझे गोली मारी थी अदीना, वो डर गई होगी। और तुम नहीं डरे थे? वो मेरी आंखों के सामने थी, ठीक थी, मैं नहीं डरा। उसके इत्मीनान पर वो उसे देख कर रह गई। अमर का हाथ उनके हाथों में था। उनके फिक्रमंद चेहरे को देखता वो मुसलसल ज़ेरे लब मुस्कुरा रहा था। उन्हें बार बार यकीन दिला रहा था कि वो ठीक है। अदीना ने उसका यकीन कर लिया था। 4 दिन अमर अस्पताल में रहा और अलमीरा बुखार में मुब्तला रही। उसे छुट्टी मिली तो शेरदिल और गुलखान उसे लेने आए थे। अस्पताल से घर तक का सफ़र उसने शेरदिल की बातों को सरसरी सा सुनते हुए नमली मीरा के पहाड़ों को तकते हुए काटा था। गाड़ी जैसे ही हवेली के अंदर रुकी तो आका जान ने दरवाज़ा खोला। शेरदिल के रोकने के बावजूद उसे खुद सहारा देकर उसके कमरे में लाए थे। आपने मुझे माफ़ कर दिया? वो उसे बेड पर तकियों के सहारे बिठा रहे थे जब उसने पूछा। गलती का अजाला एक और गलती करके नहीं किया जाता अमर। मैं देर नहीं करना चाहता था आगा जान। और अगर तुम्हें कुछ हो जाता अमर? मैं अपने बच्चों के जनाजे उठाकर थक गया हूँ, मुझे मजीद दुख मत देना। आह आगा जान, कितने बूढ़े कितने नहीफ हो गए थे वो। आइंदा ऐसे नहीं होगा। वो शर्मिंदा सा मुस्कुराया। आगा जान ने धीरे से उसे खुद में भींच लिया। रगों में सुकून उतरा, इत्मीनान चेहरे पर तहरीर हुआ। अदीना ने कहा था वो कितनी तकलीफ लिखवा कर आया था किस्मत में। वो उन्हें बताना चाहता था कि बस यहाँ तक, बस यहीं तक। वो उन्हें कभी ये नहीं बता पाता। उसके बार बार कहने पर भी उनमें से किसी ने उसे अलमीरा से नहीं मिलवाया था। वो बस उसे देखना चाहता था, तसल्ली करना चाहता था कि वो ठीक थी। सब यही कह रहे थे वो बीमार है, बुखार है उसे, सो रही है। उसने एक दिन इंतज़ार किया, फिर अगले दिन खुद उसके कमरे तक चला आया। दीवार का सहारा लेकर खड़े अमर ने अलमीरा के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी थी। मीरा, मैं अमर। नाम ही बताता तो वो सिर्फ उसकी आवाज़ से ही जान जाती। कई पल यूं ही सरक गए, अंदर से कोई जवाब नहीं आया। वो सो रही थी। मीरा। दोबारा दस्तक देने पर भी कोई जवाब नहीं आया। वो सो रही होगी। अमर यही सोचकर पलटने लगा था कि बुआ को खाने की ट्रे लिए आते देखा। उनका रुख अलमीरा के कमरे की तरफ था। वो रुक गया। बुआ उसे सामने देखकर बौखलाई। अमर खान, आप? घबराहट के मारे उनके चेहरे पर कई रंग आए। अमर ने पहले उन्हें देखा, फिर कमरे के बंद दरवाजे को। दरवाज़ा खुलवाएं। बुआ ने बेइख्तियार सर नफी में हिलाया। खान ने मना किया है। दरवाज़ा खुलवाएं। बुआ लब भीजते आगे आई। अलमीरा बीबी, आपका खाना लाई हूँ। वो खान के हुक्म अदूली कर रही थी, हाथ कांप रहे थे। अमर ने आगे बढ़कर उनसे ट्रे ले ली। दूसरी तरफ कुछ देर खामोशी छाई रही। खाना चले गए? अमर को लगा पेट का जख्म भरने के बजाय उधर गया था। वो बेयकीनी से बंद दरवाजे को देखे गया। जी छोटे खान चले गए हैं। बस इतना कहना था कि दरवाज़ा खुल गया। अलमीरा दरवाज़ा खोलकर बिना उसे देखे पलट गई। वो बुआ को जाने का इशारा करके अंदर आ गया। खाना ने खाना खा लिया बुआ? वो अपने खुले बालों से उलझती बेड पर औंधे मुंह गिरी किसी किताब पर झुकी हुई थी। ट्रे साइड टेबल पर रखकर अमर वहीं दीवार से टेक लगाकर खड़ा हो गया। उसके घने बाल बार बार फिसलकर चेहरे पर गिर रहे थे। लाख कोशिशों के बावजूद अमर ने उसे बाल नहीं कटवाने दिए थे। तभी इस उम्र में भी बाल सारी पुश्त को ढकते थे। उसने पिस्ते रंग का स्वेट सूट पहन रखा था। आस्तीन जरा ऊपर चढ़ाई हुई थी, ऐसे कि कलाई से कोहनी तक जाता हुआ चोट का निशान वाजे था। अब बाल अगर जरा सा इधर उधर हो जाते तो ऐसा ही निशान वो उसके गर्दन पर भी देखता। अमर के गले में गिल्टी उभर कर मालूम हुई।
सर झुकाकर गहरी सांस लेते हुए उसने एहसास जुर्म को अंदर उतारा था। बुआ आपसे पूछ। काफी देर जवाब न पाकर उसने सर उठाकर बुआ की तलाश में निगाहें दौड़ाई। मुतलाशी निगाहें अमर के वजूद पर टिकते ही साकित हो गई। अमर खाना? वो खौफ से बड़बड़ाई, फिर एकदम ही सीधी होकर बैठी। मेरा खाना? उसकी आंखों में अपने लिए जमा होते खौफ को देखकर आगे सारे अल्फाज दम तोड़ गए। उसे लगा वो उसे माफ कर चुकी है, तभी तो बुआ से उसका पूछ रही थी, तभी उसकी तकलीफ में मुब्तला हो रही थी। फिर वो ऐसे उसे देखकर करंट खाकर बेड से उतर क्यों गई थी, दीवार से क्यों जा लगी। आगा जान, अदीना खाला, बुआ। उसकी चीखें सुनता अमर हैरत व बेयकीनी से आंखें फैलाए शुजरदार रह गया। वो वही थी, 6 माह बाद भी वो उधर ही थी, उन्हीं कुत्तों के पास, उसी अंधेरी रात में। मीरा, मैं जाए यहाँ से, खाना जाए, वो चिल्लाई। आगाजान घर नहीं थे। अदीना और बुआ उसकी चीखों पर दौड़ती चली आई थी। बुआ अलमीरा की तरफ बढ़ी। अदीना ने अमर को झिंझोड़ा। अमर, अमर चलो। अदीना इससे कहे मेरी बात तो सुने। बुआ के सीने से लगी डरी सहमी अलमीरा कुछ सुनना ही तो नहीं चाहती थी। आपने कहा था खाना चले गए हैं। बुआ आप, बुआ खाना। वो बेजान होकर बुआ के बाजू में झूल गई थी। अदीना ने दुख से उसे देखा था। उसे लेटा दे बेड पर और आइंदा अमर अलमीरा के कमरे के आसपास नजर न आए। अमर ने कर्ब से अदीना को देखा। उसे वो रात नहीं भूलती जब चारों तरफ से शिकारी कुत्ते नोच रहे हों, दरवाजे पर दस्तक देते हाथ जख्मी हो जाएं, हर चीख पलटकर अपने ही कानों को गूंजने लगे। जहन पर हावी वो एक नाम, वो एक चेहरा नहीं भूलता अमर, जो उस सब का जिम्मेदार हो। 6 माह छोड़ो, वो 6 साल बाद भी तुम्हें देखते ही खौफ से होशो हवास खो बैठे तो हैरान मत होना। जिससे नफरत हो उसे मरता देखकर उसकी तरफ भागा नहीं जाता अदीना। वो मेरा पूछ रही थी। बच्ची है वो, तुम्हारी जगह कोई भी होता वो अपनी आंखों से उसे खून में लथपथ देखकर इसी तरह 4 दिन बुखार में तड़पती। उसकी हर दलील रायगा गई। उसने सर झुकाकर गीली सांस अंदर ली। अलमीरा सुबह अपनी माँ के पास जा रही है। वो कमरे से निकल रहा था जब उसे अपने पीछे अदीना की आवाज़ सुनाई दी थी। वो तेजी से पलटा। मैं उसके सामने नहीं आऊँगा, मैं अभी इसी वक्त एबटाबाद चला जाऊँगा। आप मीरा को वहाँ मत भेजें, वो उसका ख्याल नहीं रखते, उसकी माँ उसे मारती है अदीना। वो तड़प ही तो उठा था। अमर उस सब की सजा काट रहा था, काफ़ी था। अलमीरा को किस बात की सजा दी जा रही थी? वो उसे कुत्तों के हवाले भी नहीं करेंगे अमर। अलमीरा जब तक यहाँ रहेगी तकलीफ में रहेगी। अदीना जा चुकी। अमर बुद्ध बना वहीं खड़ा रहा। उसने आज से पहले कभी इतना बेबस महसूस नहीं किया था। कमरे के खुले दरवाजे से वह बेड पर सोई अलमीरा को देख सकता था। क्या यह मुमकिन नहीं वो उसे हर तकलीफ, हर दर्द से छुपाकर अपने पास रख ले? अगर उसकी किस्मत में कोई एक भी खुशी है तो वो खुशी भी वो अलमीरा की झोली में डाल दे। क्या यह मुमकिन नहीं? वो वक्त में पीछे चला जाए, वो सब ठीक कर दे। शेदिल अलमीरा का सामान गाड़ी में रख रहा था। वो अदीना से मुआनका कर रही थी। आगाजान उसे प्यार कर रहे थे। वो गाड़ी में बैठ रही थी और अमर बस दूर, बहुत दूर खड़ा उसे देख रहा था। वो हंस रही थी, मुस्कुराते हुए शेरदिल को कुछ कह रही थी और अमर बेबसी से लब काटता रहा। अगली बार आकर मेरा नाम पूछा तो मैं आपको नमली मीरा के पहाड़ों से धक्का दे दूंगा। शेरदिल ने उसे तंबी की। फिर क्या होगा, मुझे तुम्हारा नाम याद आ जाएगा? उसके मासूमियत से पूछने पर आगाजान, शेरदिल, अदीना, यहाँ तक कि गाड़ी स्टार्ट करता गुल खान भी हंस पड़ा। अमर चुपचाप पलट गया था। अलमीरा अपने साथ उसका बहुत सारा हिस्सा ले जा चुकी थी। नमली मीरा का खूबसूरती गौर करने से भी कहीं नजर न आती थी। 2 दिन अपने कमरे में बंद रहकर तीसरे दिन उसने भी एबटाबाद का रुख किया था। आगाजान ने उसे मजीद कुछ दिन रुक जाने को कहा। अदीना उसके मुकम्मल सेहतयाब होने तक उसे कहीं जाने की इजाज़त नहीं दे रही थी, मगर वो फिर भी आ गया था। शेरदिल खफा हुआ तो परवाह उसने भी नहीं की थी। यहाँ आते ही वही रोबोट वाली रूटीन शुरू हो गई जिसका वो आदी था। तबीयत कैसी है तुम्हारी? सुना है गोली लगी है तुम्हें। उसे एबटाबाद से आए हुए 2 दिन हो चुके थे। शहरियार से मुलाकात उसके तीसरे दिन हुई थी। इस तरह के वो रात के 12 बजे थका हारा जीने चढ़कर अपने कमरे में जा रहा था। वो तीसरे जीने पर था। शहरियार नीचे ड्राइंग रूम के दरवाजे पर खड़े थे। ठीक हूँ, मुख्तसर जवाब देकर वो जीने चढ़ने लगा। नहीं चाहते कि अगली गोली तुम्हारे दिमाग में उतरे तो अपना अहद याद रखना, जहर खुन लहजे में कहकर वो जा चुके थे। अमर के उठते कदम थम गए। कई पल साकित वहीं खड़े रहने के बाद वो मुड़ा। खाली खाली नजरों से उस रास्ते को देखा जहाँ से अभी शहरियार गए थे।
सरदार के जानशीन के अलावा वो उनका सगा बेटा भी था। बाबा को यह बात याद क्यों नहीं रहती थी? बहुत सी तलखी हलक से नीचे धकेल कर वो बाकी माइंदा जीने अबूर कर गया। बिस्तर पर गिरते ही दिमाग में जंग छिड़ गई थी। वो सोना चाहता था, बहुत गहरी नींद। क्या ये तमाम आवाजें, तारीख माजी, थोड़ी देर के लिए पशे मंजर में नहीं जा सकते थे? क्या नींद कुछ देर के लिए ही सही उस पर मेहरबान हो सकती थी? नींद अमर से रूठ चुकी थी। कई रातें करवटें बदलते काटनी पड़ी। चंद हफ्तों बाद उसने एक साइकेट्रिस्ट से रुजू किया। डॉक्टर शम्स आगाजान के तवस्त से उसे जानते थे। उनकी कोशिश के बाद भी उसे नींद न आई तो उसे दवाइयों की तरफ लाना पड़ा। उन्होंने ताकीद की थी कि उसे खुद को नींद की गोलियों का आदी नहीं बनाना। उस रात गोली फाँक कर अमर बहुत अरसे बाद ऐसी गहरी नींद सोया था। सुबह उठा तो सर में दर्द की टीसें उठती थी, मतली सी हो रही थी, जिस्म से धीरे धीरे जान निकल रही थी। ये रात खाली पेट नींद की गोली फाँकने का नतीजा था। उसे चाय की तलब हुई। कमरे में किसी को आने की इजाज़त ना थी, ना खुद को नीचे जाकर चाय बनाने की हिम्मत। बमुश्किल बाकी मांदा ताकत मुस्तमा करके वो बेड से उतरा तो सीधा वॉशरूम की तरफ भागना पड़ा। के साथ ही वो निढाल सा होकर सिंक पर झुक गया था। मुंह पर पानी की छींटें मारते हुए लगा मजीद कुछ देर खड़ा रहा तो गिर जाएगा। उसने याद करने की कोशिश की कि आखिरी बार खाना कब खाया था। परसों रात को घर आते हुए रास्ते में बर्गर ले लिया था। अब अगर पेट में कुछ था भी तो कैसे निकल चुका था? दीवार का सहारा लेकर वो वॉशरूम से निकला। 4 में लड़खड़ाहट थी। अपने कमरे से निकलकर उसने बराबर में जैन के कमरे का रुख किया। अभी दस्तक के लिए हाथ उठा ही था कि दरवाज़ा खुल गया। खान भाई। इस तमाम अरसे में जैन ने कई बार अमर से बात करने की कोशिश की थी, मगर मुसलसल नाकामी का सामना था। अब अचानक अमर को अपने कमरे के दरवाजे पर देखकर उसे हैरान कुन खुशी हुई। मेरे लिए कुछ खाने को ला सकते हो जैन? नीचे किचन से नहीं, बाहर से। वो घर का खाना नहीं खाता था, ये बात सबके इल्म में थी। आप आए बैठे, मैं बिस्किट दूं आपको, स्नैक्स, चाय लाऊं? अमर का नकाहत ज़दा चेहरा देखकर जैन ने फौरन उसे रास्ता दिया। अमर खामोशी से सोफे पर बैठ गया। जैन ने उस वक्त कमरे में जो कुछ मौसर था उसके आगे रख दिया। आप ये लें, मैं बस थोड़ी देर में नाश्ता लेकर आता हूँ। वो उसलत में कहकर बाहर निकल गया। अमर ने आगे को होकर बिस्किट उठाया। बिस्किट मुंह में रखते ही उसे लगा वो फिर से क्या कर देगा, लेकिन अगर कुछ न खाया तो हालत और ख़राब हो जानी थी। तभी खुद पर जबर करके 2-4 बिस्किट निकल लिए। जैन थोड़ी ही देर में नाश्ता लेकर आया था। कॉफ़ी के साथ बेकरी के क्रोसो, ऑमलेट, सैंडविच और फलों का छोटा बाउल। ऑमलेट लेना? उसे ऑमलेट को परे करते देख कर कह उठा। अंडे से एलर्जिक हूँ मैं याद रखूँगा। जैन की बात पर अमर के लिए निवाला हलक से उतारना मुश्किल हुआ। वो याद रखेगा? अस्पताल में उसके सराहने खड़े अदमीरा ने भी यही अहद किया था। वो याद रखेगी। आप मुझसे दोस्ती करेंगे खान भाई? मैं आपका बहुत ख्याल रखूँगा। नाश्ते के बाद वो खामोशी से उठकर जाने लगा था कि जैन की बात पर ठिठका। और तुम ऐसा क्यों करोगे? इस घर में कोई भी कुछ भी बगैर मतलब के नहीं करता था। क्योंकि आप मुझे अच्छे लगते हैं, सादगी से कहकर कंधे उस्का दिए। अमर चंद पल उसे देखता रहा, फिर बिना कुछ कहे कमरे से निकल गया। उस दिन के बाद उसने खाली पेट नींद की गोली नहीं भागी थी। जबरन ही सही, वो दिन में 2 वक्त का खाना भी खाने लगा था। जैन अब हर दिन उसके लिए सुबह ही सुबह नाश्ता ले आता था। कमर्शियल साइड पर एक नया होटल खुला है, 1 घंटा लंबी लाइन में लगकर लाया हूँ, जल्दी से आ जाए। आपने इस होटल का नाश्ता नहीं किया तो फिर क्या किया? कल दोस्तों के साथ यहाँ गया था, क्या जायका है, आप भी ट्राई करें ना। उसके पास हर रोज अमर के लिए नाश्ता लाने की नई वजह होती थी, ताहम असल वजह भी अमर से ढकी छुपी ना थी। जैन हसास तबीयत का मालिक था, हाशिर की निस्बत कदरे सुलझा हुआ और संजीदा। उसने अमर को फर्श पर तड़पते देखा और शहरियार को उसे फलांग कर जाते भी। उसने माँ की हरकतों को और बाबा की सफाकी के नतीजे में अमर की नींद और भूख मिटने का गहरा असर लिया था। वो किसी तरह अपनी माँ की वजह से हुए अमर के नुकसान की भरपाई करना चाहता था। अमर को कोई एतराज़ ना था। पछतावे में मुब्तला इंसान अपने कंधों से बोझ उतारना चाहे तो उसे मौका ज़रूर देना चाहिए। वो भी बगैर जिद के 2-4 लुक़मे मार लेता था। रात में वो जमान अख्तर के घर से वापसी पर रास्ते में बर्गर खा लेता था, और अगर कभी रह जाता तो जैन की तरफ से कुछ न कुछ कमरे में मौजूद होता। आज सूप बनाया था मैंने, घर में किसी ने नहीं चखा, आप तो मायूस नहीं करेंगे ना? उसे अब अक्सर इस तरह के नोट्स और नित नई चीज़ें अपने कमरे के स्टडी टेबल पर मिलती। आज ये चाइनीज़ राइस खाएं और गली के नुक्कड़ पर मिलने वाले बर्गर भूल जाएं। यार भाई, कसम से बहुत मज़े की बिरयानी बनी है, मैं शेफ बनना चाहता हूँ। खुदा की कसम, मैं शेफ बनने के लिए पैदा हुआ था, ये दाल चावल तो चखें। अमर मुस्कुरा देता, कभी कभार हल्का सा हंस पड़ता।
زین کے ہاتھ اب اکثر آبلہ زدہ ملتے تھے۔ کچن کی حالت ابتر رہنے لگی تھی۔ زرتا زیادہ وقت باہر رہتی تھی، ورنہ آئے دن تماشے ہوتے۔ وہ شیف بننے کا خواب دیکھ رہا تھا۔ امر کو ایک اور شیر دل جنم لیتا نظر آیا۔ خدا کا واسطہ ہے شیف مت بننا، میں اکیلا یہ ظلم سہ رہا ہوں، کافی ہے، تم پڑھائی پر دھیان دو۔ میں نہیں پڑھنا چاہتا، آپ پڑھ رہے ہیں نا، حاشر بھی تو ہیں۔ مجھے شیف بننا ہے، میں اپنا ریسٹورنٹ کھولوں گا، پھر ریسٹورنٹس کے چین بناؤں گا، ملک بھر میں میرے کھانوں کی تعریف ہوگی، میں ورلڈ وائڈ بیسٹ شیف بنوں گا۔ زین کی آنکھوں میں خواب کی چمک کو امر بڑی آس سے دیکھتا تھا۔ اسے کبھی کبھار زین پر رشک آتا تھا۔ سب کچھ تو تھا اس کے پاس، ماں کا لمس، باپ کی محبت، خواب اور سکون، اچھی نیند اور بھوک۔ وہ جسے چاہتا تھا حاصل کر لیتا تھا، وہ جسے چاہتا تھا ویسا کر دیا جاتا تھا۔ زین بھی اور لیلی بھی۔ زمان اختر کی بیٹی لیلی، جو اس کے نملی میرا سے آنے پر بہت بدل چکی تھی، وہ اب پہلے کی طرح اسے نظر انداز نہیں کرتی تھی۔ جو کام کہتا تھا کر لیتی تھی، جو سمجھ نہیں آتا اس سے پوچھ لیتی تھی۔ اس کے آنے سے پہلے ہی وہ ڈرائنگ روم میں اس کے منتظر ہوتی، آنے پر موبائل سائلنٹ پر کر کے ایک طرف رکھ دیتی، توجہ سے اس کی ہر بات سنتی، تمیز کا مظاہرہ کرتی۔ وہ اچھی تھی تو زمان اختر اور اچھے ہوتے جا رہے تھے۔ اکثر وہ امر سے اپنا کوئی مسئلہ چھیڑ دیتے، اس سے مشورہ لیتے، اس کی باتوں سے متاثر ہو جاتے۔ وہ نملی میرا کا اگلا سردار تھا، یہ بات ان کے علم میں تھی۔ دیگر پشتون قبائل زاہزیب خان کے کتنا تابع تھے وہ یہ بھی جانتے تھے۔ تبھی دن بدن امر کو اپنے قریب کرتے جا رہے تھے۔ وہ زمان اختر کے حلقہ احباب میں اٹھنے بیٹھنے لگا تھا، سنجیدہ، سلجھا ہوا، کم گو امر بہت جلد لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانے کا ہنر رکھتا تھا۔ دن بدن وہ اپنی شخصیت کو اس سانچے میں ڈھال رہا تھا جس کا بغیر نظام میں قدم جمائے رکھنا ناممکن تھا۔ آغا جان سے اس کی ہفتے 2 ہفتے میں بات ہو جاتی تھی۔ وہ اسے المیرا کے احوال بھی دے دیتے۔ وہ آغا جان کو باقاعدگی سے کال کرتی تھی، شیر دل کا پوچھتی تھی، اپنا بتاتی تھی۔ امر ہر بار ان سے پوچھتے پوچھتے چپ ہو جاتا تھا۔ وہ میرا ذکر کرتی ہیں، وہ خوش ہیں؟ شیر دل باقاعدگی سے حالات کی رپورٹ بنا کر بھیجتا۔ ادینہ کو وہ ہر 4 دن میں کال کر لیا کرتا تھا۔ 1.5 سال یوں ہی گزر گیا۔ امر اب فیکلٹی کے بچوں کو ٹیوشن دینے کے ساتھ ساتھ اپنے ہی ایک پروفیسر کا ٹیچنگ اسسٹنٹ بن گیا تھا۔ انہی دنوں یونیورسٹی کے کسی پروجیکٹ کے سلسلے میں اسے ڈاکٹر شمس کی مدد درکار ہوئی۔ توجہ سے اس کی بات سننے کے بعد ڈاکٹر شمس اسے ایبٹ آباد کے دارالمجانین لے گئے تھے۔ وہ ان دنوں اپنی ریسرچ کے لیے اکثر وہاں جاتے رہتے تھے۔ امر نے ان کی موجودگی میں اپنا کام مکمل کیا۔ پھر ڈاکٹر شمس اسے اپنے مریضوں سے ملوانے لگے۔ سیاہ پینٹ پر بیچ ہاف زپرڈ سویٹر پہنے جس کی ادھ کھلی زپ سے سفید ٹی شرٹ جھلکتی تھی، کلائی پر سرمئی گھڑی اور سر پر بیچھی پی کیپ ٹکائے، ہاتھ میں موبائل اور میک بک لے کر کھڑا امر توجہ سے ان کی ہر بات سنتا تھا۔ دائیں بائیں روشن اور قدیم راہداریاں تھیں جن سے پر اسرار جھلکتی تھیں۔ مٹی میں اٹا فرش اور چھتوں پر بنے مکڑیوں کے جالے یہاں کے عملے کی نااہلی کا ثبوت تھے۔ ڈاکٹر شمس اسے کسی خاتون کی کہانی سنا رہے تھے کہ اچانک بہت شور بلند ہوا، بھاگتے قدموں کی آواز سنائی دی۔ امر نے گردن آواز کی سمت گھمائی تو ایک مریض کو بھاگتے ہوئے پایا۔ ننگے پاؤں، خون آلود سفید لباس میں حواس بھاگتا ہو کر بھاگتا وہ لڑکا لگ بھگ 18-19 سال کا لگتا تھا۔ اس کے پیچھے اسپتال کا عملہ لاٹھیاں لے کر آ رہا تھا۔ قبل اس کے کہ وہ حالات سمجھ پاتا، وہی لڑکا پوری قوت سے اس سے ٹکرایا تھا۔ موبائل اور میک بک ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچی۔ امر نے ماتھے پر تیوری چڑھائے لڑکے کو دیکھا جو خود بھی آگے جا کر زمیں بوس ہو چکا تھا۔ غازی، غازی، یہ مجھے مار دیں گے، غازی، غازی! چیختے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے جاتے تھے۔ اسپتال کے عملے نے اسے جا لیا، کسی نے تھپڑ مارے تو کسی نے لاٹھی برسائی۔ ایک نرس نے اسے نشاور انجیکشن لگایا۔ وہ سارا وقت مزاحمت کرتا کسی غازی کو پکارتا رہا۔ وہ چلا گیا تو امر کی سوالیہ نگاہیں ڈاکٹر شمس پر ٹکی جن کے چہرے سے اس لڑکے کے لیے رحم جھلکتا تھا۔ میر حنان، عمر 19 سال، فوریسٹ آفیسر، باپ بیوی بچوں پر تشدد کرتا تھا۔ ایک دن پولیس کو بڑے بھائی کی کال آئی کہ 7 سالہ حنان نے بابا کو مار دیا ہے۔ پولیس پہنچی تو گھر سے ماں، باپ اور کئی جانوروں کی لاشیں برآمد ہوئی۔ تفتیش ہوئی، حنان کو پاگل قرار دے کر پاگل خانے اور بڑے بھائی کو یتیم خانے بھیج دیا گیا۔ تب کا نہیں معلوم مگر اب یہ واقعی ذہنی توازن کھو چکا ہے۔ وہ بھی باپ کا ڈسا ہوا تھا اور ماں مر گئی تھی۔ تبھی امر کا دل اس کے لیے نرم پڑا۔ آپ اس کا علاج کیوں نہیں کرتے؟ میں تمام عمر بھی اس لڑکے کے نام کر دوں پھر بھی یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ ایسے مریض کبھی اس طرح کے ماحول میں ٹھیک نہیں ہوتے۔ لاٹھیوں اور خوف و ہراس کے مارے ان لوگوں کو توجہ اور سکون کی ضرورت ہوتی ہے۔
तो निकालें इसे यहाँ से। अगर ये ज़हनी तौर पर ठीक हो जाता है तो अदालत इसे बाप के कत्ल के जुर्म से बरी कर देगी। मैं अपना सारा वक्त इसे नहीं दे सकता, जबकि इसे 24 घंटे तवज्जो मतलूब है। आप हन्नान को अपने रिसर्च का हिस्सा बना लें। मैं जितना हो सका आपका साथ दूंगा। हम केयर टेकर रख लेंगे, और अगर इसे दोस्त चाहिए तो मैं बन जाऊंगा। मैं 24 घंटे इसके लिए अवेलेबल नहीं रह सकता, तो आप में शेर दिल शिफ्ट लगा सकते हैं। तुम इस लड़के के लिए इतनी हमदर्दी क्यों रख रहे हो? डॉक्टर शम्स मुकम्मल उस तरफ घूम गए। मैं माँ बाप के डर से हर बच्चे के लिए हमदर्दी रखता हूँ। वो संजीदगी से उनकी आंखों में झांकता था। डॉक्टर शम्स भी कुछ न बोले। चंद हफ्तों बाद डॉक्टर शम्स किसी तरह हन्नान को पागल खाने से निकालने में कामयाब रहे थे। दोनों ने मिलकर उसके लिए एक अपार्टमेंट किराए पर लिया था। आगा जान से भारी रकम मांगी तो उन्होंने बगैर इस्तफसार के भेज दी थी। केयर टेकर्स का खर्च अमर ने उठाया और राशन पानी की जिम्मेदारी डॉक्टर शम्स ने ली। हन्नान का जहनी तवाजुन इस कदर बिगड़ा हुआ था कि अमर 2-3 मरतबा उसके करीब गया तो उसकी फेंकी गई चीज़ों से जख्मी होकर आया था। वो डरा सहमा रहता था, वरना चीखता चिल्लाता मारने को तैयार होता। रातों में उठ उठ कर किसी गाजी को पुकारा करता था। मार देगा गाजी तुम्हें, गाजी ने बाबा को भी मारा और मानो को भी। वो अक्सर यही बात दोहराता। अमर की अपनी मसरूफियात इतनी थी कि वो महीने में 2-4 बार ही हन्नान की तरफ जा पाता था। जब भी जाता भारी दिल के साथ लौटता था। डॉक्टर शम्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, मगर कई महीनों तक दोनों ने बेहतरी की कोई अलामत नहीं देखी। हन्नान को सिर्फ फंक्शनल होने में 1.5-2 साल का अरसा लगा। इस अरसे में किसी नौमौलूद बच्चे की मानिंद उसे हर चीज़ सिखाई गई थी। नींद से उठकर हाथ मुंह धोना, ब्रश करना, खुद खाना खाना, बाल संवारना, नाखून तराशना, हर छोटी छोटी चीज़ सिखाने में वक्त और मेहनत सर्फ हुई। डॉक्टर शम्स का कहना था कि मुकम्मल नॉर्मल होने के लिए तमाम उम्र भी काफ़ी नहीं, क्योंकि जिस ट्रॉमा से वो गुजरा है उससे कभी छुटकारा हासिल नहीं किया जा सकता। हाँ, चंद साल मजीद इसे दिए जाएं तो वो इस ट्रॉमा के साथ ज़िंदगी गुजारना सीख जाएगा। वो मुकम्मल नॉर्मल नहीं तो अब नॉर्मल भी नहीं रहेगा। हन्नान उनकी रिसर्च को बहुत आगे ले गया था, तभी वो उसे मजीद कुछ साल देने पर राजी थे। अमर ने हन्नान को रातों में अपने माँ की याद में रोते हुए देखा था, जब भी वो अपने तई उसके जख्मों पर मरहम रखने की कोशिश कर लेता था। अमर की ग्रेजुएशन मुकम्मल होने वाली थी। जैन ने पढ़ाई को खैर आबाद कहकर कुकिंग क्लासेस ज्वाइन कर ली थी। हाशिर दिन ब दिन दूसरा शहरियार बनता जा रहा था, निहायत ही बदतमीज़ और शरपसंद। बाप की तरह शेर दिल आगा जान का बाजू बन चुका था। ज़मीनों से लेकर हर तरह के मालूमात में वो आगा जान के साथ था। और अलमीरा अलमीरा को अमर ने उस दिन CSS की तैयारी के लिए लाइब्रेरी जाते हुए रास्ते में देखा था। सफ़ेद रंग के स्कूल यूनिफॉर्म में चॉकलेट रंग के बालों को चुटिया में बांधे सड़क पार करते वो लड़की अलमीरा ही थी। 3 साल 4 माह बाद उसे देखने पर भी पहली नज़र में ही पहचान गया। गाड़ी एक तरफ खड़ी करके वो फौरन उसके पीछे भागा। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। वो 2 गाड़ियों से टकराते बचा। कई लोगों ने रुककर उसे गालियों से नवाजा। वो हर एक को नज़रअंदाज करता उस तक जा पहुंचा। मीरा, बिगड़ा तनफ्फुस और बेतरतीब धड़कनें। अलमीरा उसकी एक ही पुकार पर रुक गई, पत्थर की हो गई। मीरा खानजादे। वो पलटी, सुनहरी धूप शहद रंग आंखों में उतरी बेयकीनी को वाजे कर गई। अमर ने 2 कदम आगे को आकर सूरज की रोशनी को अपनी पुष्ट पर रोक लिया था। कैसी हो? उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। आती जाती सांसें मुंतशिर थीं। ट्रैफिक का शोर, गाड़ियों के हॉर्न, हर आवाज़ मांद पड़ गई। हर मंजर निगाहों से ओझल हो चुका था। कत्थई आंखें खुद में अंत नरमी समोए यकटक अलमीरा सुल्तान को तकती थी। वो बड़ी हो गई थी, थोड़ी नहीं बहुत बड़ी। कद अच्छा निकला था, पठानों सी सुर्ख व सफ़ेद रंगत और अनारी रुखसार, सतवा नाक जो रुखसारों के मुकाबले में लाल हो रही थी। अमर खाना? वो ज़रे बड़बड़ाई, कुछ हैरत कुछ बेयकीनी से। मीरा खानम? लहजे में मोहब्बत उमड़ आती थी। आप यहाँ कैसे? कहीं बैठकर बात करें। खाना आप? अलमीरा? करख्त आवाज़ पर दोनों चौंके। अमर ने माथे पर नागवारियत के बल डाले हुए अलमीरा के आगम में खड़े लड़के को देखा। 18-19 साल वो लड़का शोलाबार निगाहों से अलमीरा को तकता था। तुम्हारी माँ ने मेरी नाक में दम किया हुआ है कि अभी तक उसकी बेटी नहीं आई, और तुम यहाँ रंगरलियां मना रही हो। इधर इधर, क्या बदतमीजी है ये? होते कौन हो तुम मीरा से इस तरह से बात करने वाले? अमर ने मैकेनिकी अंदाज में अलमीरा को कलाई से पकड़कर अपने पीछे किया। बरहम निगाहों से उस शख्स की आंखों में झांका था।
असल में तुम कौन हो? हिम्मत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की? उसका हाथ अमर की गिरेबान तक आया। मेरा का कजन हूं मैं, अमर खान नाम है मेरा। मेरा के सामने अपनी नजरें और जबान को काबू में रखो, वरना खाल उधेड़ दूंगा तुम्हारी। झटके से अपना गिरेबान उसकी गिरफ्त से आजाद करवाया। ओह, तो तुम हो वो मशहूर मारूफ अमर खानजादा, बदकिरदार और हराम मौत मरी माँ का। जबड़े पर पड़ते जोरदार मुक्के ने उसके अल्फाज छीन लिए। अमर के भारी हाथ के मरहूने मिन्नत वो एक ही मुक्के के बाद सड़क पर गिरा दर्द से दोहरा हो रहा था। कौन है ये? बरहम निगाहों का रुख अलमीरा की तरफ हुआ। अंकल का भतीजा है फहद, हमारे साथ रहता है। अमर कल्ब से उसे देखे गया। तुम्हें कोई एतराज नहीं है इसके तुम लोगों के साथ रहने पर? वो कुछ ना बोली, मगर उसके चेहरे पर उतरते तारीख साए अमर के बदतरीन खदशात सही साबित कर गए। आप प्लीज इसे छोड़ दें, घर में मेरे लिए मुश्किल ना खड़ी करें। वो शिकवा किन्हा निगाहों से अमर को देखती थी। कुछ भी मजीद कहे सुने बिना वो सर झुकाए हुए आगे चल पड़ी। अमर हैरत व बेयकीनी से उसे जाता देखता रहा। फहद अपने कपड़े झाड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ था। नखौवत भरी निगाह अमर पर डालकर वो जाने लगा था कि अमर ने उसका कॉलर पकड़कर खींचते हुए पीछे की तरफ धकेला। उसकी पुश्त बंद दुकान के रोलिंग शटर पर लगी। आहानी शटर झंझना कर रह गया। आज के बाद मेरी कजन से दूर रहोगे तुम। पहली और आखिरी वार्निंग है फहद। तुम्हारे शर से मेरी कजन को थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचा, छोटी सी भी खराश आई तो जमीन तंग कर दूंगा तुम्हारे लिए। मुंह में आता खून थूकता फहद कहर आलूद निगाह उस पर डालकर आगे चल पड़ा था। अमर सख्ती से मुट्ठियां बीस कर पलट गया। फहद की नजरों से झलकती खबासत, उसका खुला गिरेबान और गले में डली चेन, मुंह से निकलते बेलगाम और बेहुदा अल्फाज उसका खून खोला गए थे। बस नहीं चल रहा था आंख निकाल दे उसकी। वो माँ की सितम सहती होगी, उसका अंदाजा था, मगर अपने ही घर में किसी के बेलगाम नजरों से महफूज नहीं होगी। अमर के ख्वाब व ख्याल में भी ना था ये। तभी गाड़ी में बैठकर आगा जान को कॉल करके वो उन पर बरस पड़ा था। किन लोगों के हाथों में दे दिया आपने अपने सुल्तान की बेटी? क्या दे रही है उसे उसकी माँ, जो आप और अदीना नहीं दे सकते? मैं मसला हूँ तो मैं खुद पर नमली मीरा के दरवाजे बंद करता हूँ, मगर खुदारा मीरा को अपने पास ले आए, वो महफूज हाथों में नहीं है। आगा जान कितनी देर खामोश रहे। बोले तो लहजा बहुत ठहरा हुआ था, ऐसे जैसे वो किसी भी बात से अनजान नहीं थे। वो नहीं आती, हर बार मना कर देती है। बच्ची है आगा जान वो, उसे अपने अच्छे बुरे का नहीं मालूम। आप उसकी सुन ही क्यों रहे हैं? जानते बुझते क्यों उसे जहन्नुम में धकेला हुआ है? मुजरिम मैं हूं तो वो किस बात की सजा काट रही है? उसके आसाब थकने लगे थे, बोलते हुए सांस फूल गया था। सीट पर सर टिकाते हुए उसे अपने सीने पर बहुत बोझ मुंतकिल होता महसूस हुआ। मैंने उसे वापस लाने की हर मुमकिन कोशिश कर ली है अमर। वो चंद पल खामोश रहा, फिर फैसलाकुन अंदाज में गर्दन घुमाकर शीशे के पार उस रास्ते को देखा जहां उसे अलमीरा मिली थी। मुझे इजाज़त दें कि मैं उसे घर आने के लिए कायल कर लूं। अमर ने आज से पहले अलमीरा के मामलात अपने हाथ में लेने से कबल यूं इजाज़त नहीं मांगी थी, मगर वो शायद वाकई बड़ी हो गई थी। आगा जान ने इजाज़त दे दी। उस दिन लाइब्रेरी में किताबों में सर देकर और जमान अख्तर के घर लिली को पढ़ाते हुए घर आकर अपने बिस्तर पर गिरकर वो मुसलसल अलमीरा को सोचता रहा था। वो अलमीरा के लिए क्या कर सकता था? उसे अलमीरा के लिए क्या करना चाहिए था? अमर ने वो रात अलमीरा के नाम की थी। अगले दिन यूनिवर्सिटी के बाद अमर की गाड़ी अलमीरा के स्कूल की तरफ रवा दवा थी। आगा जान से उसने अलमीरा के स्कूल और एकेडमी के नाम समेत चेदा चेदा मालूमात हासिल कर ली थी। स्कूल पहुंचने पर उसकी आमद का मकसद सुनकर गार्ड उसे वहां के प्रिंसिपल के ऑफिस में ले आया था। आप अलमीरा को बुलाएं, गार्ड को कहकर वो अमर की तरफ मुतवज्जा हुई। आप तशरीफ रखें। अमर एक कुर्सी पर बैठ गया। आपका तारुफ? मैं अलमीरा का फर्स्ट कज़न हूँ, अमर खान। थोड़ी ही देर में अलमीरा ऑफिस के दरवाजे में खड़ी अंदर आने की इजाज़त मांग रही थी। आओ अलमीरा, ये तुम्हें लेने आए हैं। शहद रंग आंखों का रुख अमर की तरफ हुआ तो लम्हे भर का चेहरे का रंग उड़ा। तुम जानती हो इन्हें? वो चंद पल खुश्क निगाहों से अमर को देखती रही, फिर सर अस्बात में हिला दिया। ये अमर खाना है, मेरे कज़न। श्योर अलमीरा, मैं तुम्हारी अम्मी से भी कंफर्म कर सकती हूँ। अलमीरा जवाब देने के बजाय कंधे पर लटका अपना बैग पैक अमर को पकड़ाकर मेज पर रखे टेलीफोन की तरफ आई। किसी का नंबर डायल किया, फोन कान से लगाया। आगा जान, अलमीरा बात कर रही हूँ, प्रिंसिपल को आपसे बात करनी है। उसने फोन प्रिंसिपल की तरफ बढ़ा दिया। आगा जान से उसकी तसल्ली करवा दी। कॉल खत्म होते ही वो अलमीरा की तरफ मुतवज्जा हुई। अलमीरा बेटे, बाहर इंतजार करो,
वो बाहर गई तो अमर की सवालिया निगाहें प्रिंसिपल पर टिकी। फिक्र मत करें, आप अलमीरा को ले जा सकते हैं, लेकिन इससे पहले मुझे आपसे कुछ बात करनी है। दोनों हाथ बाहर मिलाए कोहनिया मेज पर टिकाए संजीदगी से कहा, मैं नहीं जानती मुझे ये कहना चाहिए या नहीं, लेकिन मुझे लगता है शायद आप अलमीरा की मदद कर सकते हैं। मैंने उनकी माँ से भी बात की है, दादा से भी, मगर नतीजा सिफर है। उसकी तमीज से अमर बेचैन हुआ। देखें अमर साहब, अलमीरा को यहाँ आए 2 साल हो चुके हैं। इन 2 सालों में मैंने उसे कभी किसी के साथ हंसते बोलते नहीं देखा। अलमीरा पढ़ने में अच्छी है, ज़हीन है, मगर पढ़ाई ही सब कुछ नहीं होती। मैंने उस बच्चे को इतने अरसे में कभी बिना किसी चोट के नहीं देखा। किसी से बोलती है, न किसी से दोस्ती करती है। उसकी उम्र की लड़कियां तो बहुत शौक व चंचल होती हैं। मैंने कई बार अलमीरा से भी पूछा है, मगर वो शेयर नहीं करती। अगर आप अलमीरा के साथ फ्रैंक हैं तो उससे बात कर सकते हैं। ऐन मुमकिन है वो किसी मसले का शिकार हो और किसी से शेयर न कर पा रही हो। अमर को उसके मसले का इल्म था, तभी चेहरा तारीक हुआ था। वो चंद पल खामोश रहा, फिर मेज से एक पेन उठाकर नोट पैड पर अपना नंबर लिखकर नोट पैड प्रिंसिपल की तरफ बढ़ा दिया। आइंदा कोई भी मसला हो मुझसे रब्ता कीजिएगा और अलमीरा की माँ को मेरे आने का मत बताइएगा। मुझे उम्मीद है आप अलमीरा पर ध्यान देंगे। वो मजीद कुछ कहे सुने बिना ऑफिस से निकल गया। उसके इंतजार में खड़ी अलमीरा ने उसे आते देखा तो फौरन अपने बैग लेने के लिए उसकी तरफ बढ़ी। उसने हाथ बढ़ाकर अपना बैग लेना चाहा। अमर ने झट से बैग वाला हाथ ऊपर कर लिया। मेरे साथ चलो। नहीं जाऊंगी, बिना देरी के फैसला सुनाया। बैग नहीं मिलेगा, फिर ले सकती हो तो ले लो। अलमीरा ने सख्त नजरों से उसे घूरा, फिर उसी के बाजू को जकड़कर पंजों के बल उचककर अपना बैग लेने की कोशिश की। अमर मुस्कुराया, बैग वाला हाथ मजीद ऊपर कर लिया। बस 2 घंटे। मुसलसल नाकामी का सामना हुआ तो वो हार मानकर वापस अपने पैरों पर खड़ी हो गई। अपना हाथ अमर के बाजू से हटा दिया। अमर की नजरें उसके हाथ पर बंदी पट्टी पर पड़ी तो रगों में दौड़ता हुआ खून आग हुआ। कल ये पट्टी नहीं थी, यकीनन वो घर में जिस तमाशे से डरी हुई थी वही रोनुमा हुआ था। अलमीरा पैर पटकती दरवाजे की तरफ बढ़ गई। अमर उसका बैग पकड़े उसके पीछे लपका। स्कूल से निकलकर वो तेज तेज कदम उठाती फुटपाथ पर चलने लगी। उसके हमरा चलता अमर उसके गुस्से से सुर्ख पड़ते चेहरे को देखता अल्फाज तोल रहा था। आइसक्रीम खाओगी? जहर खिला दें। उसके फंकारने पर अमर गला खुंकार कर रह गया। वो इतना गुस्सा कब से करने लगी थी? अच्छा, कहीं बैठकर बात तो सुन लो। देखो, अभी 12 बजे हैं, स्कूल की छुट्टी 2 बजे होती है। ठीक 2 बजे मैं तुम्हें यहीं छोड़ जाऊंगा, प्रॉमिस। अमर अब उसका रास्ता रोके खड़ा था। वो चंद पल गुस्से से उसे घूरती रही, फिर उसे चकमा देने के चक्कर में झुककर उसके बाएं हाथ से अपना बैग झपटना चाहा। बैग वाला हाथ फिर से ऊपर कर लिया गया था। खाना आप क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसे? वो झुंझलाई। बताता हूँ, सब बताऊंगा, पहले कहीं बैठते हैं। उसने एक नज़र सड़क के पार एबटाबाद पर डाली, फिर अलमीरा को आने का इशारा करके कैफे की तरफ बढ़ गया। अलमीरा वहीं खड़ी रही। अमर ने उसका बैग उसकी आंखों के सामने लहराया। वो गुस्से से दांत पीसती दाएं बाएं देखे बिना ही सड़क पार करती उसकी तरफ बढ़ती चली आई और वो अरे अरे देख कर करता रह गया। तुम क्या 2-4 जन लिखवा कर आई हो ऊपर से? जान से मार दूंगी आपको। वो तनफन करती उसके पीछे कैफे में दाखिल हुई। अमर एक खाली मेज देखकर कुर्सी खींचकर बैठ गया। उसका बैग एहतियातन अपनी गोद में रख लिया। वो जिद्दी बनकर खड़ी रही। बैठा सकते हैं तो बिठा कर दिखाएं वाली नजरों से उसे देखती रही। अमर ने मासूमियत से उसका बैग उसकी आंखों के सामने लहराकर बिना बैठे बैग ले सकती हो तो लेकर दिखाओ वाली नजरों से देखा। वह दांत कुचकुचाती कुर्सी खींचकर बैठ गई, दोनों बाजू सीने पर बांध लिए। अमर उसकी शोलाबाज निगाहें खुद पर महसूस करता जेरे लब मुस्कुराते हुए ऑर्डर देने लगा। वेटर चला गया तो गहरी सांस लेकर उसने कोनी मेज पर टिकाई, बंद मुट्ठी पर थोड़ी टिकाई, फुर्सत से उसे देखने लगा। गुस्से से लाल बब्बू का चेहरा लिए मुसलसल उसे घूरती अलमीरा सुल्तान, उसके मीरा हानजादे। वेवी बाल आज पौनी में बंधे थे, 2 लटे चेहरे पर झूल रही थी, गाल फूले हुए और निचले होठ किनारे सिया तिल। उसकी मीरा इतनी बड़ी कब हुई? इतनी प्यारी क्यों होती जा रही थी भला? उसकी मुसलसल देखने पर गजाल सी आंखों को साया करती पलके लर्जी, चेहरे के तमाम तासुरात धीरे धीरे नरम पड़ते गए। उसकी पुरहिद्दत निगाहों को मजीद ताब न लाते हुए वो नजरें चुरा गई थी। घनवर पलके रुखसार पर गिरी तो अमर हंस पड़ा। हंसते हुए कुर्सी से टेक लगा गया था। वो हमेशा की तरह पहली मुलाकात में उससे शर्मा गई थी। कैसी हो मीरा? जिंदा हूँ, देख सकते हैं। प्यारी हो गई हो, ये भी देख रहा हूँ। फूले हुए गालों पर लाली बिखर गई। वो फिर कितनी ही देर बस सर झुकाए हुए गोद में रखे अपने हाथों को देखती रही।
गलती से भी अमर की आंखों में नहीं झांका। थोड़ी देर में वेटर आइसक्रीम लेकर आया। उसने मशवरे के बगैर दोनों ही चॉकलेट फ्लेवर मंगवाई थी। प्लीज। मासूमियत से आइसक्रीम उसकी तरफ खिसकाई। वो टस से मस न हुई। नहीं खाओगी तो यहीं से अपने साथ ले जाऊंगा। कहाँ? यानी लेकर जाने पर कोई एतराज नहीं? महसूस नजरें प्याली पर टिकाए हुए आइसक्रीम चम्मच में भरकर चम्मच मुंह में रखा। मारे खिफत के अलमीरा का चेहरा सुर्ख पड़ा। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, तो न कर कहा, फिर चम्मच उठा लिया। अमर ने चोर निगाह उस पर डाली। तवील होती निगाह उसके चेहरे से फिसलकर बाएं हाथ पर पड़ी तो कुछ सोचकर उठ खड़ा हुआ। यहीं बैठी रहना, मैं बस अभी आया। उसका बैग कुर्सी पर रखकर वो जाने लगा। चंद कदम आगे ही बढ़ा था कि जहन में कुछ क्लिक होने पर उल्टे कदमों वापस आया। उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक वो आइसक्रीम छोड़कर बैग की तरफ बढ़ रही थी। अमर ने उससे पहले बैग उचक लिया। बैठ जाए मीरा खानम। बैग उसकी आंखों के सामने लहराया और मुड़ गया। कैफे से निकलकर करीबी मेडिकल स्टोर से जल्दी जल्दी मरहम पट्टी लेकर वो तकरीबन भागता हुआ वापस कैफे में आया। अलमीरा अपने साथ साथ उसकी आइसक्रीम पर भी हाथ साफ कर चुकी थी। अमर मुस्कुराहट दबाता हुआ कुर्सी खींचकर बैठ गया। हाथ दो। उसने कुछ हिचकिचाते हुए अपना बायां हाथ अमर की हथेली पर रखा था। वो नरमी से उसका हाथ पकड़कर पट्टी खोलने लगा। पूरी हथेली पर गहरा कट लगा था। पट्टी सही बंदी थी, न मरहम ढंग से लगा हुआ था। ऐसे पट्टी करते हैं? किस अनाड़ी के काम है ये? जख्म साफ करते हुए पूछा। मेरे? अमर की हरकत करते हाथ थम गए। निगाह उठाकर अलमीरा को देखा, जो सर्द नजरों से अपनी हथेली को तकती थी। चोट कैसे लगी? वो अब एहतियात से उसके जख्म पर मरहम कर रहा था। कहा तो था आपसे फात से लड़कर मेरे लिए मुश्किलात ना पैदा करें, सुना ही नहीं आपने? गजाली आंखें भर आई, लब भीज का चेहरा घुमाए वो अमर से अपने आंसू छुपाने की कोशिश कर रही थी। कई मर्तबा आगा जान से उसकी गुफ्तगू सुनने का इत्तेफाक हुआ था। वो उन्हें कभी अपनी चोटों का नहीं बताती थी। छोटी थी तब भी अमर के सामने खुलती थी। आज भी उसके सामने रोना आया था, बस इसलिए कि वो बहुत प्यार से मरहम रखता था। चच्ची ने मारा है? उसने सर अस्बात में हिलाया तो चुपके से दो आंसू रुखसार भिगो गए। बायां हाथ हनूज अमर की गिरफ्त में था तो दाएं से बारी बारी दोनों गाल रगड़े। आई एम सॉरी, मुझे बस गुस्सा आ गया था, आइंदा ऐसे नहीं होगा। वो खामोश रही। अमर अब उसके जख्म पर पट्टी बांध रहा था। इस काम से फारिग हुआ तो अलमीरा ने बहुत आराम से अपना हाथ खींच लिया। नजरें मिली तो उन दुबदुबाई आंखों में शिकवा तहरीर था। आपका गुस्सा जाता क्यों नहीं है खाना? वो इतना कमजोर लम्हा था और अमर उस लम्हे में खुद को इस कदर नर्म और तकलीफ में महसूस करता था कि लगा वो आइंदा कभी अलमीरा पर न उसके सामने गुस्सा कर सकेगा। तुम्हारा अब भी हिना और अहमद का गला घोटने को दिल करता है मीरा? अलमीरा ने बिला तवक्कुफ के सर हिला दिया। मेरा भी। कभी मिले तो नमली मीरा के चश्मे में डुबो दूंगा दोनों को। इस तरह कहा कि वो नम आंखों से मुस्कुराई थी। आह, जख्मी सही सही, वो मुस्कुरा रही थी। किसी की मुस्कुराहट दिल पर पड़ती पानी की ठंडी फुहार की तरह कैसे महसूस होती है, उसे आज मालूम हुआ था। मीरा। खामोशी के तवील दौरानिए के बाद उसे पुकारा। मैंने तुम्हें बहुत याद किया, बहुत ज्यादा सारा। नमनाक आंखों में तहीर उतरा। फिर कर्ब। चंद लम्हा ठहरने के बाद वो नजरें चुरा गई। उसके गाल आज इतने लाल क्यों हो रहे थे? ठंड तो नहीं थी इतनी। आगा जान भी, शेरदिल और अलीना भी, हम सब तुम्हें बहुत याद करते हैं। बात संभाल ली वो खामोश रही। तुम्हारे पास मोबाइल है? यकीन था कि उसके पास नहीं होगा, लेकिन उसके हाँ में हिलते हुए सर को देखकर अमर बेयकीन हुआ। तुम्हारे पास मोबाइल है? और मैं मुझसे राब्ता करने की जहमत नहीं हुई तुमसे? कैसे चीखा था वो। वजह? वजह? मुझसे राब्ते में रहने के लिए वजह चाहिए तुम्हें? उसे गहरा सदमा पहुंचा। अलमीरा तजबजुब से चंद पल उसे देखती रही, फिर अपना हाथ आगे बढ़ाया। पेन दे। अमर ने उसी के बैग में से पेन निकालकर उसे थमाया। वो बिना कुछ कहे उसका बायां हाथ पकड़कर हथेली पर अपना नंबर लिखने लगी। अमर ने बमुश्किल मुस्कुराहट जब्त की थी। वो पेन के बजाय मोबाइल भी मांग सकती थी, मगर खैर, अब आप मेरे पीछे नहीं आएंगे। ऐसे कैसे नहीं आऊंगा, और क्यों ना आऊं? कोई एक वजह बताओ। खाना, आप इतने जिद्दी क्यों हो गए हैं? वो झल्लाई। तुम भी तो गुस्से की इतनी तेज हो गई हो, मैंने तो एतराज नहीं किया। आप पहले तो ऐसे नहीं थे। तुम भी तो पहले ऐसे नहीं थी। खाना, मेरी बातें मत पकड़े। वो तिलमिलाई। तुम भी भूल जाओ, मैं अब तुम्हें अकेला करूंगा। वो साकित रह गई, मध्यम सांसें लेती, पलकें झपकती उसे देखे गई। 2 घंटों बाद अमर उसे उसी जगह छोड़ आया था जहां कल देखा था।
घर छोड़ दूं? अम्मी ने देख लिया तो आइंदा आप मुझे अपनी टांगों पर नहीं देखेंगे। वो जा चुकी थी। पैंट की जेबों में हाथ डालकर खड़ा अमर उसे जाता हुआ देखता रहा था। गाड़ी में बैठते ही उसने सबसे पहले अलमीरा का नंबर मोबाइल में महफूज किया। मीरा खानजादे। स्क्रीन पर जगमगाता नाम ज़ेरे लब दोहराया तो लबों पर खफीफ सी मुस्कुराहट रह गई। उसे अपना नंबर सेव करने का मैसेज करके अमर ने गाड़ी सड़क पर डाल दी थी। उसे वापस यूनिवर्सिटी जाना था, वहां से हन्नान के पास, फिर जमान अख्तर के घर और फिर बाबा के घर। कमरे में आकर बिस्तर पर आरा तिरछा लेटे मोबाइल खोला। उसने अलमीरा को कई मैसेजेस किए थे, मगर इतने ज़्यादा नहीं कि उसे ब्लॉक कर दिया जाता। मुंह फुलाकर करवट बदलता वह सोने की कोशिश करने लगा। नींद आंखों से कोसों दूर थी। वो अब भी उसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका था कि वो अलमीरा के लिए क्या कर सकता था, उसे क्या करना चाहिए। वो हर रोज़ अलमीरा के लिए एक नई चोट पर मरहम नहीं रखना चाहता था। उसे ये संजीदा, खामोश, गुस्सा करती मीरा नहीं, हंसती खेलती पटर पटर बोलती, चीखती चिंगारती अपनी पुरानी मीरा चाहिए थी। वो मीरा जो धड़ल्ले से उसे प्रपोज करती थी, उसे अंडा खिलाकर आईसीयू भेजती थी, फिर न उठने पर एक और अंडा खिलाने की धमकी देती थी, जो शेर दिल को घोड़े से गिराती थी। वो मीरा जो खाना का वेट करते थकती नहीं थी, वो जो उस पर जान छिड़कती थी। अगले दिन अमर सुबह वक्त से पहले उठ गया। नाश्ता कमरे में लाते जैन ने झटक कर सोफे पर बैठे अमर को देखा। स्याह स्ट्रेट पैंट पर बीच टी शर्ट और कॉफी जैसी लेदर की जैकेट, वक्त लगाकर सेट किए गए बाल, पाँव में जैकेट के हमरंग जेलसी बूट्स। सोफे पर टांग चढ़ाकर बैठा अमर बज़ाहिर किताब पढ़ रहा था, मगर निगाह बार बार कलाई पर बंधी हुई घड़ी पर जाती थी। जैन को वो कुछ गैर मामूली सा लगा, थोड़ा निखरा निखरा सा, आम दिनों से हटकर जरा ज्यादा अच्छा सा। उसने कुछ हैरान होते हुए नाश्ता मेज पर रखा। मैं नाश्ता नहीं करूंगा, किताब का सफा पलटते हुए इतला दी गई। जैन ने सर को जंबिस देकर चाय का कप उसे पकड़ाया, फिर दूसरे सोफे पर बैठकर नाश्ता करने लगा। कोई सवाल न होने पर अमर ने पहलू बदला, किताब के सफ़े उलट पुलट किए, चाय का खाली कप जरा जोर से मेज पर रखा। जैन उसके हर हरकत से बाखबर नाश्ते में मसरूफ रहा। उसे मतवज़ा करने के जतन भी जारी रहे। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नाश्ता क्यों नहीं किया? चेहरे पर इतनी रौनक क्यों है? जैन ने पूछा तो अमर ने झट किताब एक तरफ रखी। जैन, फर्ज करो तुमसे 7 साल छोटी तुम्हारी एक कज़न है, तुम्हें बहुत प्यारी है, तुम उससे सालों बाद मिलने जा रहे हो, तुम क्या तैयारी करके जाओगे? जैन ने उलझ कर उसे देखा। किसकी बात कर रहा था वो? बैठे बैठे अमर की कज़न, अमर की कज़न। अगले ही लम्हे जहन में एक नाम उभरा तो उसकी आंखें चांद हुई। आप अलमीरा खानम से मिले? वो चीखा था। इसमें चीखने वाली क्या बात है? अमर बदमजा होकर पीछे हुआ। वो वाकई अलमीरा से मिला था। उसके चेहरे पर रौनक देखकर ही जैन समझ क्यों नहीं गया। आपने उन्हें मेरा बताया? वो कैसी थी? आप मुझे उनसे मिलवाएंगे? शेरदिल और अमर इतना अलमीरा अलमीरा करते थे कि उसे अपनी उस कजन से मिलने का बहुत शौक था। जा रहा हूँ मैं, एक सवाल का ढंग से जवाब नहीं दिया जाता तुमसे। अपना मोबाइल उठाकर वो मुंह बसोरता हुआ उठ गया। मैं भी चलूं? मुझे भी अपनी कजन से मिलना है, प्लीज खान भाई प्लीज। जैन बच्चों की तरह गिड़गिड़ाता हुआ उसके पीछे लपका। वो बस मेरी कजन है, स्टे अवे स्टे सेफ। कमरे का दरवाजा जैन के मुंह पर बंद हो गया। अमर यहाँ से सीधा यूनिवर्सिटी गया था, 2 घंटे का एक लेक्चर लिया और फिर अलमीरा के स्कूल पहुंच गया। मैं रोजाना आपको अलमीरा को ले जाने की इजाजत नहीं दे सकती अमर साहब, उसकी पढ़ाई का हर्ज होगा। सिर्फ कुछ दिन, इल्तिजा की गई। बड़ी मुश्किल से इजाजत मिली तो गार्ड अलमीरा को बुलाने चला गया और अमर ऑफिस से निकल आया। वह पैंट की जेबों में हाथ डाले महजूज नजरों से राहदारी की तरफ देख रहा था, जहाँ से गुस्से से तनपन करती अलमीरा बरामद हुई थी। रोज रोज का मजाक है आपके लिए? करीब आते ही वो दबा दबा सा गुर्राई, इतना आहिस्ता कि अमर के सिवा किसी और ने नहीं सुना। मैंने नाश्ता नहीं किया, नाश्ता करने चले? दुनिया जहाँ की मासूमियत उसके खिलते हुए चेहरे पर सिमट आई। अलमीरा ने सर नफी में हिलाते हुए कंधे टिके हुए बैग की स्ट्रिप पर गिरफ्त मजबूत कर ली। अच्छा भला घर का कुछ सामान लेना है, कंपनी दोगी? एक बार फिर बेरहमी से उसकी दरख्वास्त रद्द कर दी गई। अमर ने कुन अखियों से उसके बैग को देखा। उसके चेहरे पर साफ लिखा था, आज वो कल वाली गलती नहीं दोहराएगी। आइसक्रीम खाओगी? हनूज इनकार। यार चलो ना, पक्का 3 घंटों में वापस आ जाएंगे। आप अपना वक्त जाया कर रहे हैं खाना। तुम मुझे अपने प्रिंसिपल की नज़रों में मशकूक कर रही हो मीरा। उसने आंख से अपने ऑफिस के खुले दरवाजे से मुसलसल उन्हीं को देखती हुई प्रिंसिपल की तरफ इशारा किया।
अलमीरा ने गुस्से से दांत पीसे, फिर अपना बैग उसकी तरफ उछाल कर आगे बढ़ गई। अमर बैग पकड़कर मुस्कुराहट दबाता हुआ उसके पीछे हो लिया। वो उसे पहले नाश्ता करवाने लाया था। अलमीरा गुस्से में थी। ज्यादा वक्त अमर बोलता रहा और वो चुपचाप नाश्ते के साथ इंसाफ करती रही। वहां से निकलकर उसने अलमीरा को गाड़ी में बिठाया, पिछली सीट पर रखा फर्स्ट एड बॉक्स उठाकर ड्राइविंग सीट संभाली। उसके कहने से कबल मैकेनिक के अंदाज में अलमीरा ने अपना हाथ आगे कर दिया था। अमर ने पट्टी उतारकर जख्म साफ किया, मरहम रखकर दोबारा पट्टी कर दी। इस काम से फारिग होकर वो उसे एक मार्ट में लाया। बकौल उसके उसे जरूरत की कुछ चीजें लेना थी, मगर ज्यादा वक्त वो अलमीरा से पूछता रहा था, ये लोगी? चॉकलेट खाओगी? प्यारा है ना, तुम्हें ले दूं तो इस्तेमाल करोगी? इस मग में कॉफी कितनी मजे की लगेगी, ले लो तुम्हारे लिए। सुना है अगर भालू साथ रखकर सोया जाए तो नींद अच्छी आती है। वो एक बड़ा सा टेडी बियर लेकर खड़ा था। मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ अमर खाना। वो झल्ला गई। बड़े बच्चों को इससे बड़ा चाहिए? लब तपा देने वाली मुस्कुराहट में ढले, जान से मार दूंगी मैं आपको। अमर ने सड़ता पैर उसका जायजा लिया। उसकी सेहत अमर को जान से मारने वाली नहीं, खुद मरने वाली थी। कबल इसके कि लड़ाई तूल पकड़ती। उसके मोबाइल पर हन्नान की कॉल आने लगी। अच्छा यार, मेरा रूम फ्रीज खाली हो गया है, तुम उसे भरने का इंतजाम करो, मैं बस अभी आया। उजलत में कहकर वो ट्रॉली उसे पकड़ाकर पलट गया। एक तरफ खड़े होकर हन्नान की कॉल सुनते हुए अमर की निगाहें अलमीरा पर टिकी थी, जो चंद चीजें उठाकर ट्रॉली में डाल रही थी। हर चीज को उठाकर वो पहले गौर से उसे उलट पलट कर देखती, फिर कुछ चीजें वापस रख देती, बाकी ट्रॉली में डाल देती। कॉल बंद हुई तो अमर उसके पास चला आया। उसके अकब में खड़े होकर जरा सा आगे को झुककर देखा तो वो उसके आमद से अनजान चॉकलेट हाथ में लिए उसके अजाइज तरकीबी देख रही थी। क्या देख रही हो? अलमीरा एकदम बौखलाई। एक कदम आगे होकर जल्दी से चॉकलेट वापस रख दिया। वापस क्यों रखा? उसमें अंडा है, सरसरी से अंदाज में कहकर वो आगे बढ़ गई। अमर जेरे लब मुस्कुरा दिया, फिर खामोखाही बालों में हाथ चलाता उसके पीछे हो लिया। काउंटर पर जब सामान शॉपरों में डालने लगा तो उसने कुछ चीजें अलग करवा दी थी। बाकी सामान गाड़ी के डिग्गी में रखा और अलमीरा के लिए अलग की गई चीजें पिछली नशिश पर। गाड़ी चलाते हुए गाहे बगाहे वो उस पर नजर डालता, जो चेहरा घुमाए शीशे के पार देख रही थी। भला ऐसी कौन सी खूबसूरती थी एबटाबाद की सड़कों में जो अमर को नहीं नजर आती थी? तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया है? लहजे से खपकी चलकी। आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे थे, चेहरा मोड़े जवाब दिया। मेरे मैसेजेस से तुम डिस्टर्ब हुई हो? हमारे सदमे के लब खुले रह गए। मैसेजेस की तादाद से अमर का मुंह बन गया। अनब्लॉक कर देना, आइंदा तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। अलमीरा ने गर्दन घुमाकर एक नजर उसके फूल चुके मुंह पर डाली, फिर वापस अपने मशगले में मसरूफ हो गई। गाड़ी रुकी तो अमर ने पिछली नशिश से शॉपर उठाकर उसे थमाया। खाना में अम्मी कहना आगा जान ने दिए हैं, उन्हें कोई एतराज नहीं होगा। अलमीरा ने शिकवा कुना नजरों से उसे देखा, कुछ कहना चाहा, फिर लब भीज कर रह गई। अलमीरा चली गई। अमर उसे जाते देखता रहा। अगले दिन भी वो सुबह नक्सकता तैयार होकर सोफे पर बैठा था। जैन का लाया नाश्ता दोबारा ठुकरा दिया। कुछ घंटों बाद वो प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर अलमीरा का इंतजार कर रहा था। वो दूर से भागती हुई आती थी, गुस्से से लाल बब्बू का चेहरा लिए। करीब आते ही कंधे पर टंगा हुआ बैग उतारकर अमर के मुंह पर दे मारा था। जंगली बिल्ली। अमर बाएं हाथ से उसका बैग पकड़कर दायां हाथ नाक की हड्डी पर रखकर कहा, आइंदा मुझे नजर मत आइएगा। वो गुर्राई। अच्छा अभी तो चलें। इस कदर बेचारगी से कहा कि वो पैर पटकती चलने लगी। चौथे दिन अलमीरा का वार जाया गया था। अमर मौके पर झुक गया। अलमीरा अपना बैग उसके सीने पर फेंकती आगे बढ़ गई। वो मुस्कुराहट दबाता उसके पीछे हो लिया। 5वें दिन वो वक्त पर झुका था, मगर अलमीरा ने उसके सीधा होते ही दूसरा और गैर मुतवक्का वार किया। वो नहीं बच पाया। नाक की हड्डी दबाता हुआ करा उठा। उसे जंगली बिल्ली के लकब से नवाज कर उसके तकलीद में कदम बढ़ा दिए। छठे दिन वो नहीं जा पाया। उसने बीच में बीमारी की वजह से 2-3 लेक्चर्स मिस किए थे और अब अलमीरा से मुलाकात के लिए मुसलसल गैर हाजिर रहा था। नतीजतन उसे वार्निंग मिल चुकी थी। आज मैं नहीं आ पाऊंगा, नाक की हड्डी को जगह पर आने में थोड़ा वक्त लगेगा। अलमीरा की तरफ से अनब्लॉक होने का फायदा उठाया। पैगाम देख लिया गया, मगर बहुत इंतजार के बाद भी खामोशी छाई रही। आप आजकल मुझे ध्यान से नहीं पढ़ाते, आपकी वजह से मेरे सेशंस के 2 मार्क्स चले गए। अलमीरा के जवाब के आस में कोई 10वीं बार मोबाइल उठाते अमर ने कुफत से लीली को देखा। बच्ची नहीं हो तुम, यूनिवर्सिटी में पढ़ती हो, लेकिन मुझे ट्यूटर की ज़रूरत है, तभी आप यहाँ बैठे हैं। बताओ क्या गलती की थी?
लिली ने कुन अखियों से एक तरफ पड़े हुए उसके मोबाइल को देखा, फिर उसे अपनी गलतियां दिखाने लगी। उस रात जमान अख्तर के घर से निकलते हुए वो सोच रहा था कि इन 5 दिनों में उसमें तवज्जो तलब तब्दीलियां आई थी। जैन कह रहा था उसके चेहरे पर रौनक नजर आने लगी है। शेर दिल के बकौल वो सठिया गया है, आप ही आप मुस्कुराया जा रहा है। लिली कह रही थी वो उसे तवज्जो से पढ़ा नहीं रहा। बेगम शहरियार से जबान लड़ाई थी, ना शहरियार का खून जलाया था। नींद की पूरी की बजाय आधी गोली खा रहा था। नाश्ता बाकायदगी से हो रहा था। उसका दिमाग हिल गया था क्या? ये छटांग भर की लड़की बचपन से अमर पर इतना कब्जा क्यों जमाती थी? डॉक्टर ने कहा है नाक की हड्डी की जगह पर आने में 1 हफ्ता लगेगा। 1 हफ्ते में उसकी क्लासेस खत्म हो जानी थी, फिर सारा वक्त थीसिस को देना था। अगर दोबारा हिला दी जाए तो ठीक होने में जिंदगी लग सकती है। अमर ने खुशगवार हैरत से मोबाइल के स्क्रीन पर जगमगाते हुए पैगाम को देखा। टेढ़ा ही सही, जवाब तो आया था। तजर्बा करना पड़ेगा। मुस्कुराहट दबाते हुए पैगाम भेज दिया। वो तजर्बा के लिए अलमीरा के सामने खड़ा था। वह सुकून से आगे आई, अपना बैग उसे पकड़ाया, फिर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। अमर बेयकीनी सा उसके पीछे चल पड़ा। वो किसी रोबोट की तरह सड़क पार करके उसकी गाड़ी में बैठ गई। उसका बैग पिछली निश्चित पर रखकर अमर ने ड्राइविंग सीट संभाल ली। हाथ दिखाओ मीरा, उसकी सीट बेल्ट लगाते हुए कहा। अलमीरा ने चुपचाप बायां हाथ आगे कर दिया। जख्म भर चुका था, अब मजीद पट्टी करने की जरूरत नहीं थी। अमर ने सुकून की सांस ली। तबीयत ठीक रही? आप कब तक ऐसे करते रहेंगे? डो टोक अंदाज पर अमर चौंका। पहले मुझे लगा आप सिर्फ मुझसे मिलना चाहते हैं, एक बार तसल्ली कर लेंगे तो दोबारा नजर नहीं आएंगे। फिर लगा शायद आप तरस खा रहे हैं मुझ पर, मगर जिस अमर को मैं जानती हूँ उन्हें मुझ पर प्यार आ सकता है मगर तरस नहीं। अब मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। खाना आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? आप कब तक मेरी क्लासेस बंक करवाएंगे? मुझे मजीद कितनी झूठ बोलने होंगे? वो खामोश रहा कितनी ही देर। खुद से पूछता रहा वो ऐसा क्यों कर रहा था। आप मेरा ख्याल करके अपना गिल्ट खत्म करना चाह रहे हैं? गर्दन घुमाए संजीदगी से उसकी आंखों में झांका। अमर के गले में गिल्टी सी उभर कर मालूम हुई। फिर उसने अपना सर हिलता हुआ महसूस किया। अलमीरा के चेहरे पर कर्म ही कर्म फैल गया। गिल्ट से पहले भी कुछ है जो मुझे तुम्हारी तरफ खींचता है। मैंने आगाजान को तुम्हारी कफालत लेने पर आमादा किसी गिल्ट की वजह से किया था, न ही तुम पर तरस खाकर तुम्हारा ख्याल रखता आया हूँ। अब तुम्हारी तरफ आने की एक वजह गिल्ट भी है, मगर जो पहले से था वो खत्म नहीं हुआ मेरा। तुमने मुझे अंधेरों से निकाला है, मैं तुम्हारी जिंदगी में भी थोड़ी रोशनी करना चाहता हूँ। करने दो प्लीज। शमा को रोशन रहने के लिए जिस ईंधन की जरूरत थी, अमर वो ईंधन बनना चाहता था। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें, मेरे लिए अपने लिए मजीद मुश्किलें ना खड़ी करें। खाना, मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं है। उसकी आंखें कहती थी। अलमीरा को अमर से बेहद शिकवे थे। भीगते रुखसार, कपकपाते होठ, लाल होता चेहरा। अमर कैसे उसे उसके हाल पर छोड़ दे? अलमीरा के मामले में इतना बड़ा दिल कहाँ से लाए अमर? मुझे सुकून नहीं मिलता, आई एम सॉरी, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तुम मेरा हानजादे, मेरे घर का फर्द हो, और मैं अपने घर के मामलात में किसी किस्म की कोताही का कायल नहीं हूँ। तुम्हें मेरे आने से मसला है, मैं फिर भी आऊँगा। तुम नहीं बोलोगी, मगर मैं तो बात करूँगा। मैं कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहा, तुम जख्मी होकर आती रहना। मैं मरहम रखने का ख्वाह हूँ। अहमद और हिना से झगड़ा हो जाए तो मेरे पास बैठकर दिल हल्का कर लेना। तुम्हें गिरने से नहीं बचा सकता, गिरने के बाद उठाने के लिए हाथ पेश कर सकता हूँ। मैं बस तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ मीरा। दोस्त आपकी ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं करते, वो आपकी जगह फैसले लेते हैं, ना आपकी मुश्किलात ख़त्म करते हैं। वो आपको मशवरा देते हैं और उनके दम से बहुत मुश्किल ज़िंदगी में थोड़ा सा सुकून मौसर हो जाता है। तुम्हारी ज़िंदगी है, जैसे दिल करे जियो। मुझे बस इतना हक दो कि खुशी में ना सही, गम में तुम्हारे साथ रहूं। उसकी आंखों में आंखें डाले नर्म और शाइस्ता लहजे में सब कह डाला। अलमीरा लब नीमवा किए कितनी देर नर्म गर्म नजरों से उसे देखती रही, फिर नजरें झुका गई। और अगर मुझे सहारा देते हुए आप गिर गए तो? पिछली बार अमर गिरा था तो खड़े रहने की हिम्मत अलमीरा में भी नहीं रही थी। फिर तुम मुझे थाम लेना, बचपन से हम एक दूसरे का सहारा बनते आए हैं, हम अब भी एक दूसरे को थाम सकते हैं। उसके चेहरे पर झूलती बालों की लट को देखते हुए यकीन से कहा। अलमीरा ने नज़ाकत से वो लट कान के पीछे उड़सी। आप घर नहीं आ सकते, और आप रोज़ रोज़ स्कूल आएंगे या मैं बंक करूँगी तो अम्मी को मालूम हो जाएगा। वो आपके लिए अच्छे ख्यालात नहीं रखती। खाना, तुम्हारी अकेडमी आ रहा हूँ। अंदाज फैसला कुन था। खाना, आपकी पढ़ाई, क्लासेस ख़त्म है मेरा खानम। थीसिस तो बंदा चलते फिरते लिख लेता है। गर्दन अकड़ा कर कहा। वो उसे देख कर रह गई।
चलते फिरते लिखे जाने वाला थीसिस पिछले 4 महीनों से उसे रुला रहा था, मगर अब अलमीरा को तसल्ली भी तो देना थी। उस रात जैन दांत पीसता अपने कमरे के दरवाजे पर खड़े खान भाई को देख रहा था, जो आजकल दिमाग से फारिग हो गए थे। हर दिन कोई अनोखी बात लेकर आ रहे थे, लेकिन आज तो हद ही हो गई थी। आप इतना सब मैनेज कैसे करेंगे? सुबह यूनिवर्सिटी, शाम में जमान अख्तर, सीएसएस की तैयारी, थीसिस, और अब आपको एकेडमी में पढ़ाना है। थीसिस जल्द मुकम्मल कर लूंगा यार, सीएसएस की तैयारी भी हो जाएगी, सुपरवाइजर का रिसर्च वर्क भी खत्म होने वाला है, तो छुट्टी मिल ही जाएगी। तुम बस बाबा से बात करो। आप अलमीरा खानम के लिए कुछ भी करने को तैयार है ना? उसके पूछने पर अमर ने बिला झिझक सर अस्पात में हिलाया। जैन बेबसी से उसे देख कर रह गया। अगले लम्हात में वो लॉन्च में शहरियार के सामने बैठा था। अमर दूसरे सोफे पर बैठा टीवी पर चैनल बदल रहा था। शहरियार एक आबरू उचके संजीदगी से जैन को तकते थे। तुम्हारे दोस्त के बड़े भाई ने सिफारिश के लिए तुमसे कहा है? जी, उसे जॉब की बहुत ज़रूरत है, वो मेरा अच्छा दोस्त है, प्लीज़ बाबा आप उसके लिए कुछ कर दें। तुम्हारे उस दोस्त का नाम भी पहली बार सुन रहा हूँ, आगे पीछे का कुछ इल्म नहीं, ऐसे कैसे सिफारिश कर दूं मैं उसकी? वो आसानी से नहीं मानेंगे, इस बात का अंदाज़ा दोनों को था। बाबा प्लीज़, मैं उसे परेशान नहीं देख सकता। जैन मिनमिनाया। ठीक है, मुझे प्रिंसिपल का नंबर भेज दो, मैं बात कर लूँगा। दोस्त के भाई से कहना सुबह सीवी लेकर चला जाए। उन्होंने हामी भर ली। दोनों ने सुकून का सांस लिया था। अगले दिन अमर अपनी सीवी लेकर एकेडमी चला आया। सिफारिश भी अच्छी थी तो उसे ज्वाइन करने का कह दिया गया। एकेडमी से निकलकर उसने अलमीरा को पैगाम भेजा था। घर से निकलकर गली के नुक्कड़ पर खड़ी हो जाना, आ जाऊंगा लेने। शरीफ लड़कों को यह हरकतें जेब नहीं देती खान भाई। पैगाम गलती से जैन को मौसूल हो गया। कज़न है वो मेरी। कज़न है तो उनकी माँ से डरे बिना उन्हें घर के दरवाजे से गाड़ी में बिठाए ना। इंशाल्लाह एक दिन ऐसे ही करूँगा। पैगाम लिखते वक्त ही आंखों में कमाल का तबस्सुम उतरा था। जी, तो यहाँ करते हैं इस एपिसोड का एंड। और जिस तरह 6th एपिसोड का एंड हुआ था तो मुझे लगा था ये एपिसोड बहुत ज़्यादा रुलाएगा, लेकिन ये इतना प्यारा एपिसोड है कि मैं क्या ही कहूँ। जो छोटे छोटे सीन होते थे पूरी नॉवल में जिसको देख के मैं मुस्कुराती रहती थी, अब उसे इतने डिटेल में देखकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब इतना क्यूट लग रहा है अमर, सच्ची में मज़ा आ गया सच्ची में। लेकिन फिर वही, मुझे अमर पर गुस्सा भी है कि वो कह रहा है कि मैं तुम्हारी चोट पर मरहम रखूँगा। ये क्या मतलब? उसे चोट ही क्यों आनी? आगा जान के पास भेजो, उसे मनाओ किसी तरह से। लेकिन नहीं, उसे उसी घर में रखना है और वो अपनी मम्मा से ऐसे ही चोटें लेती आती रहे। तो मुझे गुस्सा आ रहा है फिर अमर पर। लेकिन फिर इतने क्यूट सीन है तो मैं भूल जाती हूँ, फिर गुस्सा कहाँ गया पता नहीं। तो मैं तो बहुत इंजॉय कर रही हूँ इस एपिसोड को। और फिर कहीं थोड़ी सी फिक्र अलमीरा की भी है, जो प्रेजेंट में उसका एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन मुझे राइटर से अच्छे की उम्मीद है कि नहीं, कुछ नहीं होगा, अभी नहीं होगा कुछ भी, एंड भी बहुत अच्छा होगा। और मुझे अमर और अलमीरा की हैप्पी एंडिंग के साथ मुजाहिद और अदीना की भी चाहिए। उन्हें भी कुछ नहीं होना चाहिए, उनकी भी हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए जितना उन्होंने सफ़र किया है। तो मुझे तो दोनों में से किसी के लिए भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, दोनों की भी हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए। काश। देखते हैं, चलें फिर कैसा लगा है आपको एपिसोड, बताना ज़रूर। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना और दुआ में याद रखना।